तो फाइनली पूरे 1 महीने तक झक मारने के बाद मैं को न्यू सीरीज लेके आ ही गया हूँ और इसमें जो अपना हीरो होता है ना वो बहुत ही बड़ा नमूना होता है। अब कितना बड़ा नमूना ये तो तुम्हें स्टोरी में पता चलेगा। और हाँ साला कमेंट में कोई ये नहीं बोलेगा कि ऑलरेडी सीरीज एक्सप्लेन है फलाना ढिमकाना ये सब चीजें, मुझे ये ऑलरेडी पता है ओके। इसलिए तुम रोजाना जो कमेंट करते हो ना नेक्स्ट पार्ट वही करना, दूसरा कुछ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो चलो ज्यादा बकवास ना करके वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है 100 साल पहले आखिरकार इंसानियत ने स्पेस ट्रैवल के पीछे के साइंस पे मास्टरी हासिल कर ली और उन्होंने स्पेस ट्रैवल का एक पोर्टल ओपन कर दिया। लेकिन जिस चीज से लोग सदमे में रह गए थे वो ये था कि जो स्पेस पोर्टल का दूसरा हिस्सा था वो एक ऐसी जगह पे खुलता था जो यहाँ से पूरी तरह से डिफरेंट था। वो एक अलग ही दुनिया थी जहाँ पे बीस्ट और मॉन्स्टर्स राज करते थे और ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पे इंसानों के सारी टेक्नोलॉजी और एडवांस वेपन्स किसी भी काम के नहीं थे। और क्योंकि इंसान उस स्पेस ट्रैवल पोर्टल को बंद नहीं कर सके इसलिए देखते ही देखते एक ही रात में इंसानियत फूड चेन के सबसे नीचे आके गिर गई और उनके पास बीस्ट से छुप के रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन इंसानियत कब तक ऐसे बैठी रहती, उसको तो जीना ही था। और ये सब स्टार्ट हुआ उस दिन जब पहला इंसान जिसने मॉन्स्टर को खाया और उसके बाद से इंसानों के बॉडी के अंदर चेंजेस दिखने लगे। बीस्ट को मारना और उनके सोल को चुराना, इसी तरह से 100 साल के ना रुकने वाले इवोल्यूशन के बाद आखिरकार इंसानियत बीस्ट के सोल के साथ फ्यूज होने में कामयाब हो गई और उसके अलावा वो जीन्स के पीछे रहने वाले सीक्रेट को भी जानने में कामयाब हो सके। और आखिर में ये एक ऐसी दुनिया बन गई जहाँ पे ताकतवर की जीत होती थी तो कमजोरों की मौत, और हर किसी के पास एक मौका था इवॉल्व करके गॉड बनने का। और ये जो नई दुनिया थी उसको इंसानों ने कहा गॉड सेंचुरी। आप तुम लोग ये सोच रहे होगे कि आखिरकार ये नमूना कौन है जो कुत्तों की तरह भाग रहा है। तो मैं बता दूं ये हान सेन है और यही हमारी कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट है जो कि एक अनइवॉल्व्ड ह्यूमन है और इसे इस दुनिया में आए हुए ज्यादा नहीं बस 1 ही महीने हुए हैं। लेकिन क्योंकि इसकी किस्मत तो गधे की मुंह से लिखी है इसलिए आते ही ना इसने पूरी दुनिया को ही अपना दुश्मन बना लिया। और इसे पकड़ने के लिए इसके पीछे जो लोग हाथ धो के पड़े हैं ना वो शायद इसलिए पड़े हैं क्योंकि इसने उनके बीच सोल को चुरा लिया। और मुझे पता है कि तुम लोग भी सोच रहे होगे कि किसी के सामान को चुरा लेना और दुम दबा के भाग जाना बहुत ही ज्यादा शर्मनाक हरकत है, इससे अच्छा तो जमीन में मूत के डूब मरना चाहिए। लेकिन मैं तुमको याद दिला दूं ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे बस स्ट्रॉन्ग बंदा ही सर्वाइव कर सकता है, इसीलिए यहाँ पे इवॉल्व करने के अलावा कोई चारा नहीं होता। और इसी वजह से अपना एमसी यहाँ पे इस सिचुएशन में पड़ा है। अगर इन लोगों ने इसको पकड़ लिया तो ऐसा कोई चांस ही नहीं है कि ये लोग इसको जिंदा छोड़ेंगे, इसलिए या तो उसे जीतना होगा या तो मरना होगा। लेकिन तुमको तो पता ही है ये था हमारे कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट और ये तो साला मर ही नहीं सकता क्योंकि इसके पास प्लॉट आर्मर जो है। अब देखो ये सब चीजें इसके साथ स्टार्ट हुई थी 1 महीने पहले जहाँ पे हमारा लौंडा रिसेंटली 18 साल का गबरू जवान हो गया था, जहाँ पे उसके रिस्ट्रिक्शन हट गए थे और वो यहाँ पे आ गया था पैसे कमाने के लिए। और इसके जैसे न्यूबी लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा कम है जो कि ग्रेजुएशन के बाद कॉलेज ना जाके सीधे यहाँ पे मरने आ जाते हैं। अब ये ऐसा नहीं है कि इसको ये जगह बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि ये जो गॉड सेंचुरी है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है क्योंकि इसके जो पापा थे वो कुछ टाइम पहले मर गए थे और इसकी माँ बहुत ज्यादा कमजोर है जिसकी वजह से वो काम नहीं कर सकती और उसकी जो बहन है उसको भी किसी की मदद चाहिए स्कूल की फीस के लिए, इसीलिए वो यहाँ पे अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए आया है। जहाँ पे अपना एमसी बता रहा होता है कि उसके जैसे टैलेंटलेस के लिए इस जगह पे आके पैसे कमाना ही सबसे ज्यादा बेस्ट चॉइस था। और लकीली ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर सपने पूरे हो सकते हैं। तभी उसके पास एक बंदा गुजरता है और इसको देखकर अपने एमसी सोचा होता है ये जो पर्सन है जो अभी मेरे से गुजर के गया उसने एक आर्मर टाइप के बीच सोल को पहना हुआ है, वो कितना ज्यादा कूल लग रहा था। मैं बस उम्मीद करता हूँ कि मुझे भी ऐसा एक मिल जाए। लेकिन तभी उसकी दाएं आंख बहुत ज्यादा फड़फड़ाने लगती है और उसको लगता है कि भाई उसके हाथ में कोई सोना लग गया। और तभी देखता है कि उसके सामने एक बहुत बड़ी फॉक्स बीस्ट है और इसको देख के सदमे में चला जाता है कि बीच बजा रही है, यहाँ पे इतनी बड़ी बीस्ट अपना नंगा नाच दिखा रही है। और उसके बाद वो अपने गुरु काकाशी सेंसे को याद करके अपना चाकू निकालता है और उनकी सिग्नेचर मूव 1000 इयर्स ऑफ डेथ को उसमें मर्ज करता है और उस बीस्ट के ऊपर हमला करके उसकी गुफाओं में सोना तलाश करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि ये जो बीस्ट है ये कोई नॉर्मल नहीं है बल्कि ये कोई नारी है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु का इस्तेमाल करके वहाँ पे खुफिया मिशन में थी। और तभी उसको रियलाइज हो ही जाता है कि उसने गलत जगह पे सोना ढूंढने की कोशिश की है क्योंकि तुमको तो पता ही है कि सुंदर लड़कियां बाथरूम नहीं जाती तो सोना तो मिलना इम्पॉसिबल ही था। और इसको देख के जो बाकी लोग हैं वो भी सोच रहे होते हैं कि इसने तो बम चिकी बम बम कर दिया। और ये नारी कोई नॉर्मल नारी नहीं थी, इसका नाम था क्वीन जुआ जो कि स्टील आर्मर सेंचुरी की हाईएस्ट अथॉरिटी में रहने वाली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन है। और बिना जान के अपने एमसी ने उसी की खुदाई कर दी। और जो बाकी लोग हैं वो तो साले अपने हंसी रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब भाई ऑब्वियस सी बात है यार, उनके सामने किसी की खुदी है, आप रोक कैसे सकते हैं हंसी। और क्योंकि उसके माइंड की उससे बिना इजाजत के खुदाई हुई है तो जो जुआ है वो गुस्से से चिल्ला के कहती है कौन है वो साला कमीना जिसने मेरी गुफा की खुदाई की है। और बाकी सारे लोग अपने एमसी को घेर के खड़े हो जाते हैं और सीधे उसके घुटनों में लात मार के उसको घुटने के बल बैठा देते हैं। और जो जुआ है वो चिल्लाते हुए कहती है आज से कान खोल के सुन लो,
जो भी इस कमीने की मदद करेगा वो मेरा दुश्मन बन जाएगा। और ये सब देख के उसकी तो कहीं अंदर से फट चुकी होती है। उसको भरोसा नहीं हो रहा होता है कि पहले दिन ही उसने एक ऐसी औरत को खोद डाला जो कि यहाँ की सबसे ताकतवर औरत है। और वो तो चिल्ला के कह रहा होता है कि प्लीज कोई कह दो कि मैं सपना देख रहा हूँ, मुझे कोई सपने से उठाओ। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि अपना जो एमसी है वो एक नॉर्मल से स्टोन प्लेन बायोम में होता है, जहाँ पे वो ना एक ब्लैक आर्मर्ड बीटल को मारता है और उसे नोटिफिकेशन आता है कि तुमने एक ब्लैक आर्मर्ड बीटल को मारा है और अगर तुम इसके मीट को कंज्यूम करोगे तो तुमको 0 से लेकर 10 तक नॉर्मल जेन पॉइंट मिलेंगे। और उसके बाद अपना एमसी उसको खाते हुए बताता है कि वो ऑलरेडी 30 ब्लैक आर्मर्ड बीटल को खा चुका है, लेकिन उसके जो जेन पॉइंट है वो इंक्रीज नहीं हो रहे और अगर इसी तरह से चलता रहा तो पता नहीं उसे कितने ही साल लग जाएंगे पहला इवोल्यूशन और रैंक को कंप्लीट करने में। और उसके बाद वो बताता है कि अगर इसी तरह से मैं बस लो रैंक के बीस्ट को ही कंज्यूम करता रहा तो मेरे इवोल्यूशन के चांसेस ना के बराबर है। गॉड सेंचुरी में आए हुए मुझे ऑलमोस्ट 1 महीना होने वाला है, लेकिन मैंने अभी तक अपना जो फिजिकल इवोल्यूशन है उसको तक कंप्लीट नहीं किया। मुझे तो लग रहा था कि मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बीस्ट को मार के कंज्यूम करूंगा, लेकिन अभी तक सबसे कमजोर प्राइमोडियल रैंक के मॉन्स्टर से जो मैं मिला हूँ कॉपर थ्रोट बीस्ट, उसको तक मैं डिफीट नहीं कर पाया और उसे लड़ने की वजह से मैं ऑलमोस्ट अधमरी हालत में आ गया था और जहां से रिकवर होने के लिए मुझे आधा महीना लग गया। बस मुझे कुछ और लोग मिल जाते टीम अप करने के लिए तो ये जो प्राइमोडियल बीस्ट है उनको मारना इतना बड़ा इशू नहीं होता, लेकिन मेरे पास तो कोई है नहीं और ये चीज मुझे और भी ज्यादा लाचार बना रही है। काश उस दिन मैं थोड़ा और गहराई में चला जाता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन तभी उसकी आंख फिर से फड़फड़ाती है और वो देखता है कि दूर कोई गोल्डन कलर की लाइट जल रही है और उस लाइट में से ना आवाज भी आ रही होती है। और अपना एमसी जैसे ही पास जाके देखता है तो वो देखता है कि ये एक ब्लैक आर्मर्ड बीटल था जिसका की रैंक अननोन था और इसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं था। और इसको देख के उसको समझ में आ जाता है कि आखिरकार उसका जग सोना सोना हो ही गया। और उसके बाद वो पूरी तेजी से सीधे वहाँ पे दौड़ के जाता है और उस बीटल को एक ही बार में खत्म कर डालता है और उसको नोटिफिकेशन आ जाता है कि उसने एक सीक्रेट ब्लड ब्लैक आर्मर्ड बीटल को मारा है और उसे उसको सीक्रेट ब्लड 20 सोल मिली है और अगर वो उसके फ्लैश को खाएगा तो उसको 0 से लेकर 10 तक डिवाइन जेन पॉइंट्स मिलेंगे। और ये देख के तो वो सदमे में चला जाता है कि उसको सीक्रेट ब्लड रैंक मॉन्स्टर और उसका ब्लड रैंक सोल मिल गया। और वो बताता है कि नॉर्मली इनके जो रैंक्स होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं। सबसे नीचे होता है नॉर्मल, फिर आता है प्राइमोडियल, फिर आता है म्यूटेंट और उसके बाद आता है सेक्रेट। और जो सेक्रेट रैंक का बीस्ट है उसको पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। और जहाँ तक उसे याद है कि इस पूरे स्टील आर्मर सेंचुरी में बहुत गिने चुने ही लोग हैं जिनके पास इस लेवल का कोई चीज है। इसका मतलब वो बहुत ही ज्यादा अमीर बन चुका है। और उसके बाद वो उसके ना डिस्क्रिप्शन को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये एक आर्मर टाइप का है। और वो सोचा होता है मुझे नहीं लग रहा था कि मेरी जो इच्छा होगी वो इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी, चलो इसके साथ फ्यूज होकर देखते हैं कि आखिर ये दिखता कैसा है। और उसका जो अपना एमसी है ना उसको एक्टिवेट करता है और उसको इक्विप करने लगता है, जहाँ पे इसके ये सूट ऑफ सीन को देखे लग रहा था कि भाई ब्लू बीटल और वेनम के नाजायज संबंध से बना हुआ आखिरी प्रोडक्ट जो कि कहीं पे यूज नहीं हुआ तो इसी को ही चेप दिया गया है। वैसे कुछ भी करो लौंडा अपना दिख तो सेक्सी रहा था। और उसके बाद वो सोचा होता है ये बहुत ज्यादा हल्का और पावरफुल है, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था सेक्रेट ब्लड रैंक आर्मर से। ये तो उन सारे प्राइमोडियल रैंक के आर्मर से काफी बेहतर है जो कि स्टील आर्मर सेंचुरी में लोग ऐसे ही पहन के घूमते रहते हैं। वैसे सच बताओ तो मुझे भी उन आर्मर में से एक चाहिए था, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे इतना तगड़ा मिल जाएगा। और उसके बाद वो एक पत्थर के सामने खड़ा होकर उसको एक जोरदार पंच मारता है, उसके एक ही पंच से उस पत्थर के चीथड़े उड़ जाते हैं। और ये देख के अपना लौंडा तो भाई अंदर से भाई पूरा उछल रहा होता है और वो कहता है फाइनली अब मैं कम बैक कर पाऊंगा। वैसे कम बैक क्या, ये तो पहले भी कुछ नहीं उखाड़ पाया था। और उसके बाद ना वो अपने भाड़े के रूम पे जाता है जहाँ पे वो जो बीटल था ना उसको उबालने लगता है और वो कहता है मेरा पेट ऑलरेडी भर चुका है, लेकिन मैंने जैसे ही सिगरेट ब्लड रैंक के इस बीटल को खाया वैसे ही मुझे 7 डिवाइन पॉइंट्स मिले, तो इसीलिए मैं इसको बर्बाद नहीं कर सकता, इसलिए मुझे इसके सेल और इसके सूप तक को खत्म करना होगा। लेकिन फिलहाल के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आखिरकार उस बीटल के अंदर से ये क्या चीज निकली है। ये देखने में बहुत ही ज्यादा अजीब है। हम देखते हैं उसके हाथ में ना कोई चमकता हुआ ना मार्बल जैसा चीज था जो कि देखने से उस बीटल के बॉडी का पार्ट तो लग नहीं रहा था। और ये सब वो सोच ही रहा होता है कि तभी उसके पीछे ना एक बीस्ट होता है जो कि केज में बंद होता है और सडनली वो बीस्ट उसके हाथ से उसको छीन लेते हैं और अपना एमसी शक हो जाता है कि अगर ये कहाँ चला गया। और तभी वो देखता है कि वो जो केज में जो बीस्ट था जो कि एक लिजर्ड टाइप का बीस्ट था उसने उसको छीन लिया होता है और उसको खा लेता है। और इसको देख के वो घबरा जाता है और कहता है कि हे कमीने कहीं के तुमने उसको खाया क्यों, उसको जल्दी से बाहर थूको। लेकिन वो जो बीस्ट है वो पूरी तरह से शांत हो जाता है, वो कुछ हिलता जुलता नहीं है और सडनली उसकी जो बॉडी है वो बड़ी होने लगती है जैसे कि वो इवॉल्व हो रही है। और इसको देख के जो अपना एमसी है वो पूरा शौक हो जाता है और तभी वो जो बीस्ट है वो सीधे ना केज को ही फाड़ के बाहर आकर अपने एमसी के ऊपर हमला करती है। लेकिन इससे पहले कि अपना एमसी उसका नाश्ता बन जाता है वो अपने चाकू को निकाल के उसे मार डालता है। और तभी उसको ना एक नोटिफिकेशन आता है और इसको देख के वो पूरा शौक हो जाता है क्योंकि उसने एक प्राइमोडियल रैंक के बीस्ट को मारा था और उसे याद आता है कि भाई ये बीस्ट तो प्राइमोडियल रैंक से नीचे होना चाहिए,
क्या ये उस पील की वजह से हुआ है? और उसके बाद वो उस बीस्ट के पेट को फाड़ के उस पील को बाहर निकाल लेता है और उसे ना चूमने लगता है, क्योंकि उसे पता चल गया था ये एक ऐसी बाबा जी की बूटी है ना जिसे वो किसी भी मॉन्स्टर को इवॉल्व करके अपने लाइफ को बदल सकता है। और उसके बाद हमें वापस से अर्थ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम अपने एमसी के असली घर को देखते हैं, जहाँ पे एक औरत कहती है, देखो बड़े भाई का जितना भी हिस्सा था ना हमने तुम्हें वो दे दिया था, अब तुम इस घर को भी कब्जाना चाहते हो, क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी भी शर्म है? और ये सब बातें वो अपने एमसी की माँ को कह रही होती है। और तभी एक और मोटा बंदा कहता है, हाँ इसने सही कहा, ये जो घर है ये हमारे पेरेंट्स की जायदाद है, इसलिए हमारा भी इसमें हिस्सा होना चाहिए, जिसको कि तुम लोगों ने अपने पास रखा हुआ है। और वैसे भी तुम लोग यहाँ पे 20 साल से रह रहे हो, इसलिए तुम्हें इसका जितना फायदा उठाना था वो तुम उठा चुके, अब टाइम आ चुका है इसके हिस्से करने का। और हमें पता चलता है ये है ली, जो कि अपने एमसी का सेकंड अंकल है। और तभी वहाँ पे एक और चश्मिश होता है जो कि अपने एमसी का दूसरा अंकल है। वो कहता है कि हाँ सेकंड ब्रदर सही कह रहे हैं। और उसके बाद वो पहले वाली औरत कहती है, जो कि एक्चुअल में वो जो मोटा वाला अंकल है उसकी वाइफ है, और वो कहती है, देखो ये जो पुराना घर है ये ऑलमोस्ट 3 मिलियन से ज्यादा का है, अगर तुम्हें ये नहीं देना तो तुम हम तीनों को 1-1 मिलियन दे दो, या तो फिर तुम कहो तो हम इस घर को ही बेच दें। और तभी जो अपने एमसी की माँ है वो कहती है, देखिए ब्रदर और सिस्टर, आपको तो हमारी फैमिली की सिचुएशन पता ही है, आखिर मैं आपको 2 मिलियन कहाँ से ला के दूंगी, और इसके अलावा अगर मैंने इस घर को बेच दिया तो मेरे बच्चे कहाँ पे रहेंगे? और तभी जो अपने एमसी का मोटा अंकल होता है वो कहता है, अच्छा तो बस तुम्हारी लाइफ ही टफ है, हमारी लाइफ कुछ नहीं है, हमारे ही बच्चे वो भी कॉलेजेस में जाते हैं, मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, दिन ब दिन उनके स्कूल की फीस बढ़ते जा रहे हैं, हमें क्या यहाँ पे परेशानी नहीं हो रही, इसीलिए अब हम बिल्कुल ही बातचीत नहीं करेंगे, मैं तुमको बस 1 महीने का टाइम दे रहा हूँ, या तो तुम हमें पैसे ला के दे दो, या तो हम इस घर को बेच के पैसे हिस्से कर लेते हैं, नहीं तो आ जाना कोर्ट पे। और उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाता है, जहाँ पे तभी अपना एमसी वहाँ पे पहुंच जाता है और उनको देख लेता है और अपनी माँ से कहता है, ये कमीने फिर से आ गए, क्या इन लोगों को याद नहीं कि ये लोग बिलियंस रुपए में कर्ज में डूबे हुए थे और इन सब का पैसा मेरे पापा ने भरा था? लगता है ये सब चीजें भूल जाते हैं, जहाँ पे इनकी जो कंपनी थी वो दूसरी कंपनी खा जाने वाली थी, लेकिन मेरे पापा आके उनकी कंपनी को बचा के चले गए, लेकिन इनको ये सब याद कहाँ पे आता है, ये लोग बहुत ही ज्यादा कमीने हैं। और तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती है, बेटा कोई बात नहीं, ये सब तुम्हारी माँ की गलती है कि वो अपने बच्चे को बचा नहीं पा रही। और तभी जो अपना एमसी वो कहता है, आप चिंता मत करिए माँ, मैंने लॉयर और अंकल जुआंग से बात कर ली है, वो लोग इसको जरूर सॉल्व कर लेंगे, आप बस छोटी बहन का ख्याल रखिए, और रही घर की बात तो आप चिंता मत करिए, मैं इसको खुद से संभाल लूंगा। और जो उसकी माँ है वो कहती है, सच में ठीक है बेटा। और उसके बाद अपना एमसी वहाँ से जाने लगता है और वो कसम खा लेता है कि इन लोगों ने उसकी माँ और बहन को भूली क्या है, उनको ये छोड़ेगा नहीं। और उसके बाद ना वो टेलीपोर्टेशन स्टेशन में जाता है, जहाँ पे ना वो अर्थ से दूसरे वाले वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो सकता है, जहाँ पे न्यूज चल रही होती है कि ऑर्गेनाइजेशन के जाओ या लॉन्ग ने अपनी 3rd इवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया और उसको अब 4th गॉड सेंचुरी स्पेस में प्रमोट किया गया है, जहाँ पे उसने अभी रिसेंटली हाफ गॉड रैंक को हासिल कर लिया। और जीनियस टीनेजर लो यू, जिसके पास अभी 100 म्यूटेशन है, उसे भी 2nd गॉड सेंचुरी स्पेस में प्रमोट कर दिया गया है। और रिसेंटली एक बंदा हाफ सेक्रेट रैंक के एक बीस्ट के हाथों मारा गया। और हम देखते हैं अपना जो एमसी है वो यहाँ से चाह रहा होता है और वो सोच रहा होता है, मुझे भी इतना स्ट्रॉन्ग बनना होगा और 100 डिवाइन जेन पॉइंट कलेक्ट करने होंगे, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अभी भी उम्मीद है कि मैं नॉर्मल जेन पॉइंट 100 तो कलेक्ट कर ही सकता हूँ। लेकिन सबसे पहले मुझे पैसे बनाने की ज़रूरत है, वो भी 2 मिलियन की, ताकि मैं अपने घर को वापस से क्लेम कर सकूं। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम स्टील आर्मर सेंचुरी के विंडफॉल वैली को देखते हैं, जिसके अंदर अपना एमसी हगने बैठा होता है, हगने तो नहीं लेकिन कुछ तो कर रहा होता है, और वो अंदर ही अंदर सोच रहा होता है, अगर मैंने उस कीड़े के उस सेल को उबाल के नहीं खाया होता तो अभी मेरे पास 1 से 2 मिलियन तो हो ही चुके होते। लेकिन तभी उसको कुछ दिखता है और हमें पता चलता है ये एक मेंटिस है, जो कि एक प्राइमोडियल रैंक का बीज था। और इसको देखते अपना एमसी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सीधे भाग के ना उसके ऊपर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन वो अचानक से शॉक हो जाता है, क्योंकि वो जो मेंटिस्ट है वो सीधे ना उसके ऊपर ही हमला करने के लिए आ जाता है और एक स्लैश मारता है, जो कि सीधे अपने एमसी को लगता है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं होता और वो राहत की सांस लेता है कि उसके आर्मर की वजह से वो बच गया, क्योंकि उसके आर्मर को एक खरोच तक नहीं लगी। और उसके बाद वो एक ही स्लैश में उसके 2 टुकड़े कर देता है और कहता है, इस आर्मर के साथ तो मैं तुमको केक की तरह काट लूंगा। लेकिन तभी वहां पे ना और भी ज्यादा वैसे ही बीस्ट आने लगते हैं और अपना जो एमसी है उनको ना बहुत ही आसानी से पेल रहा था, क्योंकि उनके जो अटैक्स थे वो अपने एमसी को लग भी रहे थे ना, तो उससे उसको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसके जो आर्मर है वो एक ना सेक्रेट ब्लड रैंक का आर्मर है, और इसी वजह से वो हर किसी को ना मक्खन की तरह काटे जा रहा था। लेकिन वो भले कितनों को ही क्यों ना मान ले, लेकिन उसको कोई भी 20 सोल नहीं मिल रहा था। लेकिन हाँ, उसको नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था कि तुम इसके फ्लैश को खाओगे तो तुमको 0 से लेकर 10 तक जेन पॉइंट मिलेंगे। और तभी वहां पे ना और भी ज्यादा ऐसे ही बीस्ट आने लगते हैं, और इसको देख के अपना एमसी और ज्यादा खुश हो जाता है कि उसके हाथ में तो पूरा का पूरा घोंसला लग गया। और तभी हमारा सीन कट होता है और हम विंडफॉल वैली के एंट्रेंस की तरफ देखते हैं, जहाँ पे एक चश्मिश लौंडा खड़ा होता है, और ये होता है अपनी क्वीन जुआ का अंडरलिंग, मतलब उसका चेला समझ लो, और इसका नाम है सू जुआओ क्यू, लेकिन मैं इसको कहूंगा मुकेश। अब मैं इसको मुकेश क्यों कह रहा हूँ ये तुमको आगे पता चलेगा। जो कि कह रहा होता है, अरे यार मैं कितना ज्यादा अनलकी हूँ, मैं साला यहाँ पे रेंडमली स्पॉन हो गया, कितनी अजीब जगह है, यहाँ पे तो ऐसा कोई भी नहीं है जिससे मैं फेमिलियर हूँ, लेकिन फिर भी
मैं उनका अंडरलिंग बन पाया, इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं है क्योंकि तेरी प्रीटी सिस्टर जो है मेरे साथ। और उसके बाद वो वहाँ पे कुछ म्यूटेंट मॉन्स्टर को ढूंढने लगता है ताकि अगर वो उसे पकड़ के लेके जाए तो उसकी वो जो प्रीटी सिस्टर है वो उसको कुछ ना कुछ रिवार्ड देगी। लेकिन वो बहुत ढूंढता है लेकिन उसको कोई भी गेलमेंटिस नहीं मिलता और ये उसको बहुत ज्यादा अजीब लगती है। उसे लग रहा होता है कि कोई अपने ग्रुप को लेके यहाँ पे सब कुछ खत्म करके जा चुका है। लेकिन ऐसा भी लग रहा होता है कि यहाँ पे ज्यादा लोग नहीं आए थे और यहाँ पे हर जगह में ना ब्लड के निशान भी होते हैं। और इसको देख के उसे लग रहा होता है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बड़ी लड़ाई हुई थी। क्या ऐसा है कि कोई बहुत बड़ी टीम लेके यहाँ पे सब कुछ खत्म करके जा चुका है? लेकिन तभी वो कुछ देखता है और वो पूरा शौक हो जाता है क्योंकि उसके सामने अपना एमसी उन मेंटिस का पूरा पहाड़ बना के उसके ऊपर ना पूरा हीरो वाला पोज देके खड़ा हुआ था। और इसको देख के वो शौक हो जाता है और सोच जाता है कि क्या इसने अकेले सबको पेला है। और उसके बाद अपने एमसी को कहता है, हे भाई सच बताओ तुमने अकेले इन सबको पेल डाला? और ये सुनते ही जो अपना एमसी है वो स्वैग के साथ कहता है, अच्छा क्यों पूछो, तुम्हें कुछ खरीदना है क्या? देखो मैं बता दूं, एक का तुम्हें 1000 रुपया देना होगा। और ये सब कहते हुए अंदर ही घबरा रहा होता है कि डैम इट यार, मुझे बिना पता लगे मैंने सबको ही पेल डाला, अब तो मैं इतना अपने साथ लेके भी नहीं जा सकता। और तभी जो मुकेश है ना वो गुस्से हुए कहता है कि क्या तुम सीरियस हो ब्रो, बस 1000 रुपए? और उसके बाद अपने बटपे से ना मोटा रोकड़ा निकालता और कहता है, देखो ब्रो मैं अभी तुमको ना 50,000 दे रहा हूँ इन्वेंटर्स के लिए और बाकी का मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। और अगर तुम्हारे पास इससे ही बेटर आइटम्स हैं तो मैं उनको हाई प्राइस में खरीदने के लिए भी तैयार हूँ। और ये सुनते ही नैन्सी कहता है, अच्छा तो तुम अमीर बाप की गलती का नतीजा हो, ठीक है फिर तुम अपना नाम और रूम नंबर बता दो, अगर मुझे कुछ मिला तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। और ये सुनते ही मुकेश कहता है, देखो मेरा नाम तो मुकेश है लेकिन लोग मुझे मोटा भाई के नाम से जानते हैं और रही बात मेरे रूम नंबर की तो वो है 01125532553। और हाँ तुम अपना ही बता दो ताकि मुझे कुछ मिले तो मैं तुमको कांटेक्ट कर सकूं। और जो अपना एमसी है वो तो वहां से सीधे जाने लगता है और कहता है, मुझे तो बस गोल्ड कॉइन ही पसंद है, तो ठीक है चलो मैं चलता हूँ, अगर मुझे कुछ अच्छा सामान मिला तो मैं तुम्हें कांटेक्ट जरूर करूंगा। और ये सुनते ही जो अपना मुकेश होता है ना वो भी खुश होते हुए कहता है, अच्छा तो इनको गोल्ड कॉइन कहा जाता है, कितना ग्रेट नाम है, लेकिन मैं मास्टर को उनके फुल नेम से नहीं कह सकता। और उसके बाद वो अपने एमसी को कहता है, चिल्लर भाई ठीक है हम दोबारा जरूर मिलेंगे। और उसके बाद हमारा सीन वापस से कट होता है और हम देखते हैं अपना जो लॉन्ड है वो क्या होता है कॉपर टूथ के बीस्ट कॉलोनी को पेलने, जहाँ पे उसको देखते हैं वो सारे बीस्ट उसके ऊपर हमला करने के लिए आते हैं। लेकिन तुमको तो पता ही है अपने लॉन्डे के बारे में, वो तो सीधे उनको जाता है और आराम से मक्खन की तरह पेल के आ जाता है और कहता है, पिछली बार मैंने उनके पूरे घोंसले को उड़ा दिया था, इस बार मैं मेक श्योर करूंगा कि मुझे एक जिंदा लेके जाना है। लेकिन तभी उसको नोटिफिकेशन आता है कि उसको जो कॉपर टूथ के बीस्ट सोल है वो मिल चुका है। और इसको देखते ही वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि फाइनली उसको एक सोल बीस्ट मिल ही गया। और ये जो कॉपर टूथ का सोल बीस्ट है वो मार्केट में हाई डिमांड में है, इसीलिए उसको उसके बारे में रिसर्च करने की जरूरत है। और उसके बाद वो उसी कॉपर बीस्ट के 20 सोल को अपने हाथ में लेता है तो उसको पता चलता है कि ये जो 20 सोल है वो एक वेपन टाइप का है। और उसके बाद वो उस वेपन को थोड़ा ट्राई करता है, जहाँ पे उस वेपन के हमले से ना हर एक चीज के चित्रे उड़ जा रहे थे। और इसको देख के वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और तभी हमारा सीन कट होता है और हम स्टील आर्मर सेंचुरी के मेन गेट की तरफ देखते हैं, जहाँ पे अपना लौंडा अपने बीस्ट को किडनैप करके लेके जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे ना बहुत बड़ा ग्रुप आता है और लोग उसको देख के बात कर रहे होते हैं, अरे देखो ये तो ज़ेनतियान जी ग्रुप है और ये इतने सारे लोग के साथ आ रहे, लगते हैं इन लोगों ने फिर से कोई बड़ा ऑपरेशन किया है। और तभी वो लोग अपने एमसी के सामने रुकता है और उनका जो लीडर होता है ना तियान, जो एक्चुअल में क्वीन जुआ का लवर भी है और वो इस सेंचुरी का टायरेंट भी है। और वो अपने एमसी के पास ना प्राइमोडियल रैंक के बीस्ट को देख के ना थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और उसके बाद अपने एमसी को पहले कोड़े से मारता है और कहता है, आखिरकार किसकी हिम्मत हुई इस कमीने को ये बीस्ट बेचने की। और इससे जो अपना एमसी है वो भी ना बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और मन में ही गाली दे रहा होता है उसे। और बाकी जो लोग होते हैं वो बात कर रहे होते हैं, अरे क्या तुम्हें याद है ये वही बंदा है जिसने क्वीन जुआ की खुदाई की थी, और ये तियान ये तो क्वीन जुआ के लवर्स में से एक है, ये भी बहुत ज्यादा पागल इंसान है। वैसे उस खुदाई वाले दिन के बाद से किसकी हिम्मत हो गई जिसने इसको प्राइमोडियल रैंक का बीस्ट बेच दिया। और तभी जो तियान है वहां से जाते हुए कहता है, अगर मैंने किसी को पकड़ लिया जिसने इसको ये चीज बेची है तो मैं तुम्हें और उस बंदे दोनों की जिंदगी हराम कर दूंगा। और उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन वहाँ पे एक और नमूना होता है जो कि तियान का चेला था, मतलब उसका फॉलोअर, और उसका नाम था लुओ, जो कि अपने मन में ही अपने एमसी को गाली दे रहा होता है कि आज तुम लकी हो साले, क्योंकि अगर हमें जल्दबाजी नहीं होती तो मैं यहाँ पे उतर के तुमको कुत्तों की तरह पेलता, इसीलिए अगली बार तुम हमें मिल ना जाना। और यहाँ पे जो अपना एमसी हो भी सेम इन लोगों को अपने मन में ही गाली दे रहा होता है, क्योंकि उसे पता है ना अगर सामने गाली देगा तो ये लोग इसकी गुफा थोड़ी ना छोड़ेंगे। और जो अपना एमसी है वो तो डिसाइड कर लेता है कि भाई जितना एंजॉय करना है कर लो, एक बार मैं बस जल्दी से उस क्रिस्टल के जरिए अपने कॉम्बैट एबिलिटी को इंक्रीज कर लूँ, उसके बाद तुम लोगों की गुफा तो मैं खुद के फावड़े से खोदूंगा। और उसके बाद देखते ही देखते 3 दिन चले जाता है। लेकिन अपना एमसी जो बीस्ट को किडनैप करके लेकर आया था वो अभी तक इवॉल्व नहीं हुआ था। और अपने एमसी सोचा होता है, लगता है कि जो नॉर्मल बीस्ट होते हैं उनको प्राइमोडियल रैंक पे करना बहुत ज्यादा आसान होता है, लेकिन जो प्राइमोडियल रैंक के बीस्ट होते हैं उनको म्यूटेंट लेवल पे करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। अब मेरे पास इंतजार करने के अलावा कोई चारा भी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे बस बैठे ही तो नहीं रह सकता, मुझे जल्दी से 100 जेन पॉइंट कंप्लीट करने होंगे, इसलिए जाके कुछ बीस्ट को मैं हंट कर लेता हूँ ताकि मैं पैसे कमा सकूँ। लेकिन तभी ना उसको बाहर से ना कुछ लोगों के बात करने की आवाज आती है, जहाँ पे एक बंदा कह रहा होता है, ए क्या तुम्हें पता है कि जो विंडफॉल वैली है वहाँ पे बहुत सारे लोग मारे गए हैं। और जो दूसरा बंदा होता है कहता है कि क्या, और तो जो बंदा वो कहता है क्या तुम्हें पता नहीं कि 3 फोर्सेस एक साथ एकजुट हो गए हैं
क्योंकि विंडफॉल वैली के सनसेट स्लोप के माउंटेन में एक नया सेक्रेट रैंक का बीस्ट डिस्कवर हुआ है। और तभी जो तीसरा बंदा वो कहता है तो फिर हम यहाँ पे खड़े क्यों हैं, चलो फिर चलते हैं ना, वहाँ पे शायद हमें कुछ बचा कुचाई मिल जाए। और इतना सुनने के बाद होना ही क्या था, अपना लौंडा निकल जाता है हाथ साफ करने, जहाँ पे वो उस ना पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है और कहता है आई होप मैं लेट ना हुआ हूँ। लेकिन तभी ना वो दूर कुछ हलचल देखता है और हमें पता चलता है यहाँ पे अपनी जुआ की टीम, तियान की टीम और उसके साथ एक और टीम एक साथ मिलके एक सेक्रेट लेवल के बीस्ट के साथ लड़ रहे होते हैं, जो कि दिखने में एक बैल और घोड़े के कॉम्बिनेशन वाला लग रहा होता है और वो अकेला ही इन सबके ऊपर भारी पड़ रहा होता है। और इसको देख के जो अपना एमसी है वो भी शौक हो जाता है कि ये कितना ज्यादा ताकतवर है। और तभी वो जो बीस्ट है वो सीधे तियान के ऊपर हमला करता है, लेकिन जो तियान है वो सही टाइम पे ना उसको डॉज करके निकल जाता है। लेकिन तियान का जो बीस्ट सोल था जिससे ऊपर वो बैठ के आया था उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। और इसको देख के जो बाकी लोग हैं वो शौक हो जाते हैं और जो तियान है वो गुस्से में उसको गालियां देता है कि साले कमीने तूने मेरे बीस्ट सोल को मार डाला। और यहाँ पे दूर जो अपना एमसी है इन सबको बैठे के देख रहा होता है, जहाँ पे वो जो बीस्ट है वो अकेला ही सबके ऊपर भारी पड़ रहा होता है। कोई भी उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करे वो उसको ना एक ही पल में मार दे रहा था। और इसको देख के जो अपना एमसी है वो भी सोचा होता है अच्छा तो ये होता है एक सेक्रेट रैंक का क्रिएचर, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ अपने सेक्रेट रैंक के ब्लैक बीटल से जिसको मैंने मारा था तो इन दोनों का पावर बहुत ही ज्यादा अलग है। और तभी हम देखते हैं वो जो बैल वाला सेक्रेट रैंक का क्रिएचर होता है ना वो वहां से ना सबको मार के भागने की कोशिश करता है। और इसको देखते जो तियान है वो कहता है अच्छा तो तुम भागने की कोशिश कर रहे हो। और उसके बाद तो अपने हाथ में ना कोई चीज समन करता है और इसको देख के जो जुआ होती है वो भी शौक हो जाती है। और हमें पता चलता है ये भी एक सीक्रेट रैंक का पॉइजन बर्स्ट है, 6 विंग बी का बीस्ट सोल। और ये एक ऐसा बीस्ट सोल होता है ना सेक्रेट रैंक का जिसको बस एक ही बार ही यूज किया जा सकता है। और तभी जो तियान है ना वो उसका इस्तेमाल करके सीधा ना तीर छोड़ देता है उसके पास, जिसको कि वो बैल देख तो लेता है लेकिन बहुत ज्यादा देरी हो चुकी होती है, वो तीर सीधे उसके सीने को आर पार करके निकल जाता है, जिससे वो जो बैल है वो वहीं पे ही गिर जाता है। और जो तियान है वो कहता है तुम्हें क्या लग रहा था तुम मेरे बीस्ट को मार के ऐसे निकल जाओगे और मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। और इसको देख के जो बाकी लोग होते हैं वो तो इम्प्रेस हो जाता है कि बस एक ही बार में उसको खत्म कर डाला। और तभी जो जुआ होती है वो कहते हैं कि तुम, और जो तियान है वो तो स्वैग के साथ मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखता है। लेकिन तभी वहाँ पे ना कोई चीज बहुत तेजी से आती है और वो जो बैल है जो कि एक्चुअल में मरा नहीं था बल्कि अधमरी हालत में था उसको आके लगती है और सीधे एक नोटिफिकेशन आता है कि तुमने सीक्रेट रैंक के बीस्ट को मारा है और तुम्हें उसका सीक्रेट बीस्ट सोल मिल चुका है। और गैस व्हाट, ये कौन हो सकता है? ऑब्वियस सी बात है ये अपना लौंडा था जो कि भाई उस बीस्ट को कोपचे से पेल के ना उसका जो बीस्ट सोल है उसको चुरा के भागने लगता है। और हम देखते हैं उनके बीच में अपना मुकेश भाई भी होता है जो कि कहता है कि चिल्लर भाई। और जो अपनी जुआ होती है वो भी कंफ्यूज होती है कि साला यहाँ पे हो क्या गया। और जो ध्यान है वो कहता है कि क्या कहा चिल्लर भाई। और इधर जो अपना एमसी है ना वो तो भाई बहुत ज्यादा खुश होता है कि उसके हाथ में सेक्रेट रैंक का सोल बीस्ट लग गया और ऊपर से उसने त्यान से बदला भी ले लिया। और यहाँ पे जो त्यान है वो तो भाई दूर बस गालियां ही देता रह जाता है। और उसके बाद तो अपने बीस्ट को निकालता है और अपने लोगों से कहता है पकड़ो साले कमीने को, इसको आज हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और सीधे ना उसका पीछा करने लगते हैं। और ये वही सीन है जो कि हमने स्टार्टिंग में देखा था जहां अपने एमसी के पीछे लोग कुत्तों की तरह पड़े होते हैं उसको पेलने के लिए। और अभी हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि कह रहा होता है ये कुल्हाड़ी कुछ ज्यादा ही भारी है, हालांकि इसको मारने के बाद मेरे पास 8 डिवाइन जेम पॉइंट मिल चुके हैं, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं जल्दी इनके हाथों पकड़ा जाऊंगा। और यहाँ पे जो पीछे ध्यान होता है वो कहता है साले कमीने कब तक भागेगा, कहीं ना कहीं तो तू हाथ में लगेगा ही। और जो अपना एमसी है वो तो सोच रहा होता है मेरे तो लग गए। इधर तो अपने एमसी को लग ही रहा होता है कि अब तो वो मर जाएगा, उसकी जिंदा बचने की कोई उम्मीद ही नहीं है। और वो अपनी माँ और बहन को सॉरी कह रहा होता है, लेकिन तभी उसको एक आवाज आती है और वो सोचा होता है कि क्या ये आवाज। और ये आवाज जो अपना एमसी सुन रहा था ये उसके पापा की थी जो कि कहते हैं क्या तुम अभी रुकना चाहते हो। और उसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे जो अपना एमसी था वो छोटा था और उसके पापा उसको गेम के अंदर ना मॉन्स्टर से लड़ने के लिए कहते हैं, क्योंकि अपना एमसी उनसे डर रहा होता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर थे और वहाँ पे जाना इसके लिए खतरनाक हो सकता था। लेकिन उसके जो पापा है वो कहते हैं देखो हमेशा खतरा होता ही है, लेकिन खतरे को डर के तुम हमेशा पीछे नहीं रह सकते। और उसके बाद उसके पापा एक तीर चलाते हैं जो कि एक्चुअल में एक स्मोक ग्रेनेड था, जो कि जैसे ही गिरता है वैसे वहाँ पे धुआं हो जाता है। और अपने एमसी के पापा तलवार लेके सीधे जाकर उन सबको एक एक करके मारने लगते हैं और एंड पे उन सबको मार भी देते हैं। और अपने एमसी से कहते हैं अगर तुम अभी हिम्मत नहीं दिखाओगे तो सेंचुरी में तुम कैसे इवॉल्व कर पाओगे, अगर तुम्हें इवॉल्व होना है तो उसके लिए तुम्हें जो हो सके वो करना होगा। और वैसे भी ये जो वर्ल्ड है ये एग्जैक्टली इसी गेम की तरह है, अगर तुम अभी हिम्मत नहीं दिखाओगे तो कभी नहीं दिखा पाओगे, इसीलिए मैं तुमको सिखाऊंगा कि आखिरकार कैसे सर्वाइव करना होता है ताकि तुम आगे और भी ज्यादा स्ट्रांग बन सको। भले ही अभी मैं तुम्हारे साथ हूँ लेकिन इससे बहुत सारे टाइम आएंगे जहाँ पे तुम्हें खुद के ऊपर ही भरोसा करना होगा। और उसके बाद तो अपने एमसी के हाथ को पकड़ के उसके स्वॉर्ड को अपने सीने में घुसेड़ देते हैं जिससे वो मर जाता है और अपना एमसी का लेवल अप हो जाता है। ऑब्वियसली बात है सच में ये सब नहीं हुआ था, ये बस एक गेम के अंदर वो दोनों खेल रहे थे जहाँ पे उसका जो बाप है उसको ट्रेनिंग दे रहा होता है। और ये सब याद करने के बाद जो अपना एमसी है वो जोश में आ जाता है और अब उसे और भी ज्यादा ताकतवर महसूस हो रहा था, जहाँ पे वो सोच रहा होता है मेरे पास अभी भी एक चांस है, मैं अभी गिव अप नहीं कर सकता, अगर वो मेथड सक्सेस हो जाता है तो मैं यहाँ से जिंदा बच के भाग सकता हूँ। और तभी जो ध्यान होता है ना वो सीधे अपने एमसी के ऊपर हमला करने ही वाला होता है कि जो अपना एमसी है वो ब्लड थर्स्टी बजरकर सोल बीस्ट के फ्यूज ट्रांसफॉर्मेशन को ऑन कर देता है और इससे
बहुत बड़ी ना एक बैल जैसी फिगर वाली एनर्जी अपीयर होती है और इसको देख के जो ध्यान है वो भी शॉक होते हुए कहता है आखिरकार ये पॉसिबल कैसे है। और तभी वो बैल वाली एनर्जी सीधे आके अपने एमसी के साथ मर्ज हो जाती है और अपना जो एमसी है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक बैल पे और उसके बाद वो बहुत ही तेजी में भागने लगता है और वो हंसते हुए कहता है इस वर्ल्ड में हमेशा कोई ना कोई उम्मीद होती ही है। अब मेरे इस फ्यूजन स्किल के साथ तुम लोग मुझे कभी भी नहीं पकड़ पाओगे। और जो बाकी लोग होते हैं उन लोग भी सदमे में होते हैं कि आखिरकार ये लोग ये क्या देख रहे हैं। उसने 2 सोल बीस्ट को एक साथ फ्यूज कर लिया, क्योंकि ये सब ना बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। ऐसे होने के चांसेस 100 में से बस 10% होते हैं और इस पागल बंदे ने उसको भाई भागते हुए अचीव कर लिया। और लोग ये सब कह ही रहे होते हैं कि जो अपना एमसी है वो पहाड़ियों में गायब हो जाता है और जो जुआ है वो भी देखिए सब बहुत ज्यादा सदमे में होती है कि आखिर उसने ये क्या देख लिया। और जो तीसरे टीम का लीडर होता है वो कहता है वो जगह बहुत ज्यादा रस्तों से भरी है इसलिए त्यान उसे कभी भी ढूंढ नहीं पाएगा। और जो जुआ है वो भी सोच रही होती है इस बंदे ने ना कि बस गोल्डन एक्स चुराया बल्कि इसे सिगरेट बीस्ट का सोल भी मिल गया किल चुराने के बाद, जो कि त्यान का होना चाहिए था। और उसके बाद हम तीसरे टीम को देखते हैं जिसमें से एक बंदा हंसते हुए कहता है त्यान ने अपने सिगरेट ब्लड बीस्ट का वेपन यूज किया जो कि बस एक बार ही यूज कर सकते हैं और उसके हाथ में कुछ भी नहीं लगा। और जो दूसरा बंदा है वो पूरा गुस्से से कहता है आखिरकार उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे किल को चुराने की, आखिरकार वो साला गोल्डन एक्स कितने का हो सकता है। और जो तीसरा बंदा होता है शायद तो उनका लीडर था, वो कहता है देखो यार उसके बारे में तुम पूछो ही मत क्योंकि तुम्हारी पूरे खानदान के पिछवाड़े घिस जाएंगे तब भी तुम उसको खरीद नहीं पाओगे। और वैसे भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार स्टील आर्मर सेंचुरी में वो पर्सन है कौन जिसके अंदर इतना गूदा है। और तभी एक और बंदा कहता है मैंने सुना कोई उसे चिल्लर भाई कह रहा था। और ये सुनते हुए हंसते हुए कहता है कि क्या चिल्लर भाई, वैसे नाम तो अच्छा है। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम फॉरेस्ट हॉर्न की तरफ देखते हैं जहाँ पे जो अपना एमसी है ना वो जमीन में कुछ तो गाड़ रहा होता है और वो कहता है ऐसा लग रहा है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो बस लिमिटेड टाइम के लिए था और अभी मेरे पास जितना कॉम्बैक्ट एबिलिटी है उसके साथ मैं बस 7 या 8 मिनट के लिए और ट्रांसफॉर्म हो सकता हूँ। लकीली मेरा उस कमीने त्यान के साथ लड़ाई नहीं हुआ, नहीं तो मैं वहाँ पे ही खत्म हो जाता। और ये जो एक्स है उसको मैं अपनी इन्वेंटरी में नहीं रख सकता जैसे कि मैं 20 सोल को रखता हूँ, इसलिए मुझे इसको यहाँ पे गाड़ने का अलावा और कोई चॉइस नहीं मिला। वैसे भी 20 सोल को तो मैं बेच नहीं सकता, लेकिन ये जो गोल्डन एक्स है वो कम से कम 2 मिलियन में तो आराम से बिक जाएगी। लेकिन आखिरकार किस में इतना गूदा है जो इसको खरीद सके। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम स्टील सेंचुरी के गेट की तरफ देखते हैं जहाँ पे चिंगी चल रही थी और एक बंदा कह रहा होता है साला वो कमीना अभी तक नहीं आया, कब तक वो जंगल में छुपा रहेगा, अगर वो एक बार यहाँ पे आ जाता है तो हमारे ब्रदर उसको पेल डालेंगे। और तभी जो अपना एमसी है वहाँ पे पहुंचता है और सोच रहा होता है मैंने ऑलरेडी उसको जमीन पे गाड़ दिया है, अब अगर ये मुझे चेक भी करते हैं तब भी मेरे अंदर कुछ नहीं मिलेगा इनको। और तभी वो जो लोग हैं वो अपने एमसी को रोकते हैं और तभी एक बंदा कहता है ए नमूनो तुम्हें क्या लगता है कि ये बंदा सच में चिल्लर भाई होगा, इसको जाने दो। और उसके बाद वो लोग भी अपने एमसी को जाने दे देते हैं। और ये सब देख के जो अपना एमसी है वो तो अंदर ही अंदर खुश हो रहा होता है कि नमूनों को घंटा कुछ नहीं पता। और उसके बाद वो सिटी के अंदर सुनता है कि हर कोई बंदा ना उसी के बारे में बात कर रहा होता है कि आखिरकार चिल्लर भाई कौन है। और ये सब सुन के जो अपना एमसी है वो भी अंदर ही खुश हो जाता है कि अच्छा तो इन्होंने मेरा निकनेम चिल्लर भाई रखा है। वैसे भी अगर इन लोगों ने मेरा नाम सहनसा रखा होता तो ज्यादा सही होता है, लेकिन छोड़ो ये नाम भी अच्छा है। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम जुआ के प्राइवेट ऑफिस की तरफ देखते हैं जहाँ पे वो किसी से कह रही होती है अगर मैं त्यान को नहीं रोकती तो अभी तुम्हारी खाल उधेड़ी जा रही होती, इसे जल्दी से मुझे बताओ कि आखिरकार ये चिल्लर भाई है कौन। और हम देखते हैं उसके सामने मुकेश बैठा होता है और वो कहता है देखिए सीनियर सिस्टर मुझे भी उसके बारे में नहीं पता, मैं भी उससे बस एक ही बार मिला हूँ, मैंने उनसे बस कुछ गेल मेंटिस खरीदा था। और अगर आपको मेरी बातों में भरोसा नहीं हो रहा तो आप जाओ लियो और बाकियों से पूछ सकते हैं, उन लोगों ने उन सबको उठाने में मेरी मदद की थी। और ये सुनते ही जो जुआ है वो कहती है अरे ठीक है मैं तुमको ज्यादा पूछ नहीं कर रही, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम उससे वापस से कॉन्टेक्ट करो और उसे ये कहो कि मैं उसके जो सिगरेट बीस सोल है और सिगरेट इक्विपमेंट है उसको हाई प्राइस में खरीदना चाहती हूँ। और नॉर्मली ये बात हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए और अगर तुम इस चीज में सक्सेस हो जाते हो तो मैं तुमको बहुत ही तगड़ा रिवॉर्ड दूंगी। और ये सुनते ही जो मुकेश है वो भी हंसते हुए कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम माउंटेन्स की तरफ देखते हैं जहाँ पे जो अपना एमसी है वो अकेले आया होता है और किसी बीस्ट को चबाते हुए कह रहा होता है साला वो कमीना त्यान उसने मेरे ऊपर बहुत हैवी बाउंटी रखा है, लेकिन साला मैं खुद को बेच को पैसे नहीं ले पा रहा। और उसके बाद तो अपने स्टेटस को देखते हैं जहाँ पे उसके पास कॉमन जेन 91 होते हैं, प्राइमोडियल जेन 10 होते हैं और डिवाइन जेन 8 होते हैं, लेकिन म्यूटेंट जेन अभी तक उसका एक भी नहीं बढ़ा होता। और उसके बाद जो अपना एमसी है वो ब्लैक वाटर लेक में जाता है जहाँ पे वो ना एक मगरमच्छ को हंट करने गया था, लेकिन तभी उसको झाड़ियों से कुछ साउंड आने लगती है और सोचा होता है आखिरकार ये साउंड है क्या। और तभी उसके अंदर से कोई चलते हुए आता है जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, उसके कपड़े पूरे फटे हुए थे, ऐसा लग रहा था कि वो भाई कोई भिखारी है या तो किसी से बहुत कुत्तों की तरह लड़के आया है। और तभी जो अपना एमसी है उसको रोकते हुए कहता है ए दोस्त ये जो जगह है यहाँ पे ना आयरन टूथ क्रोकोडाइल है, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम ज्यादा पास मत जाओ। लेकिन वो जो बंदा है वो सीधे उससे पूछता है आखिर ये जगह कौन सी है और मैं ग्लोरी सेंचुरी में कैसे पहुंच सकता हूँ। और तभी जो अपना एमसी है उसे कहता है ये स्टील आर्मर सेंचुरी है और ये जगह टैकिस माउंटेन के नॉर्थ की तरफ है और तुम जो ग्लोरी सेंचुरी की बात कर रहे हो मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पे है। और तभी वो जो बंदा है वो कहता है क्या स्टील आर्मर सेंचुरी,
मैं इतना दूर आ गया कि मैं एक दूसरे सेंचुरी की टेरिटरी में आ चुका हूँ। और उसके बाद अपने एमसी से कहता है मुझे ग्लोरी सेंचुरी ले चलो। और जो अपना एमसी है वो सोच रहा होता है आखिरकार इसके बोलने के टोन से क्या है, ऐसा लग रहा है कि ये मुझे ऑर्डर दे रहा है। और उसके बाद वो उसे कहता है देखो यार तुम साउथ की तरफ चले जाओ, अगर तुम जल्दी जल्दी जाओगे तो तुम शाम होने से पहले वहाँ पे पहुंच जाओगे, और मुझे स्टिल अभी भी हंट करना है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। लेकिन तभी वो जो बंदा अपने एमसी के पीठ में हमला करता है और अपने एमसी का थोबड़ा सीधे जाके एक पत्थर में लगता है और उसके माथे से खून आने लगता है। और वो कहता है हे आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। और तभी वो जो बंदा वो कहता है तुम बस मेरे ऑर्डर्स मानो, अगर तुम मेरे से ओबीडियंट रहोगे तब मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, इसलिए मुझे सेंचुरी लेके चलो। और ये सुन के जो अपना एमसी है वो भी सोचा होता है लगता है ये कमीना पागल हो चुका है। और उसके बाद वो अपने वेपन को समन करता है और कहता है अच्छा तो तुम इसी तरह लोगों से मदद मांगते हो। और उसके बाद वो उसके ऊपर सीधे हमला कर देता है। लेकिन इसे देखते ही वो बंदा स्माइल करता है और कहता है अच्छा इस तरह की घटिया चीज, भले ही मेरे सारे सोल बीज खत्म क्यों ना हो गए हों, लेकिन ये चीज मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकती। और उसके बाद वो अपने हाथ से एक स्लैश देता है जिससे अपने एमसी का जो हथियार है ना वो ही टूट जाता है। और ये देख के अपने एमसी भी शौक हो जाता है कि उसने खाली हाथ से उसके हथियार को तोड़ दिया। और उसे पता लग जाता है कि ये सुपर जेन आर्ट है। और वो जो बंदा है वो ये सुन के कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, ये एक बहुत ही ज्यादा एंशिएंट मार्शल आर्ट है जो कि एक एडवांस स्कूल में ही पढ़ाया जाता है। चलो मैं तुमको दिखाता हूँ कि हम दोनों के बीच का पावर गैप कितना है। और उसके बाद तो अपने हाथ को अपने एमसी के सर की तरफ रखते हुए कहता है देखो कच्चे मैं तुमको आखिरी चांस दे रहा हूँ, या तो मरो या तो मुझे वहाँ पे लेके चलो। लेकिन इससे अपना जो एमसी है वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है लोगों को इस तरह से कचरा कहना, क्या तुम्हारे घर वालों ने तुमको मैनर्स नहीं सिखाया कि घर के बाहर जाने के बाद लोगों को कैसे ट्रीट किया जाता है। और उसके बाद जो अपना एमसी है वो अपने आर्मर को इक्विप करके सीधे उसके ऊपर हमला करता है। लेकिन वो जो बंदा है वो बहुत ही ज्यादा आसानी से उसको डॉज कर लेता है और उसके पैर में अपने हाथों से हमला करता है। और उसके बाद ये दोनों अलग अलग हो जाता है, जहाँ पे जो अपना एमसी है वो नोटिस करता है कि उसके आर्मर में ना स्क्रैच लग चुका था। और इसको देख के वो पूरा शॉक हो जाता है कि इसका जो सुपर जेन आर्ट है वो नॉर्मल स्टैंडर्ड से ऊपर है। और तभी वो बंदा हंसते हुए कहता है तुमने मेरे आइस जेट स्किन टेक्निक को ब्लॉक कर लिया, क्या इसका मतलब तुम्हारा ये जो आर्मर है वो एक सीक्रेट रैंक का 20 सोल आर्मर है। लगता है आज तो किस्मत भी मेरे ऊपर मेहरबान है, क्योंकि तुम्हारे जैसे ट्रेस के पास इस तरह का आर्मर जो कि तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी सूट नहीं करता है, इसलिए इसको मैं ले लूंगा। और ये सुनते जो अपना एमसी अपने मन में कहता है हाँ अपने सपने में, और सीधे उसके ऊपर लात मारने की कोशिश करता है। लेकिन वो जो बंदा है ना वो उसके पैर को पकड़ के ना उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। और अपना एमसी इससे पहले कुछ सोच पाता है वो बंदा सीधे अपने एमसी को नीचे पटक देता है और उसके पीठ में लात मार देता है, जिससे अपने एमसी के मुंह से तक खून निकलने लगता है। और वो बंदा अपने एमसी को मारते हुए कहता है तुम एक कचरे हो, क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारे पास एक सीक्रेट बीस्ट आर्मर है, लेकिन एक कचरा हमेशा कचरा ही रहेगा। लेकिन इससे जो अपना एमसी है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था। और उसके बाद तो सीधा अपने सर को पीछे करके उसके मुंह पे अपने आर्मर से मारता है, जिससे उस बंदे की नाक टूट जाती है। और उसका जो अपना एमसी है वो गुस्से से कहता है आज मैं तुमको अपाहिज बना दूंगा। और उसके बाद वो अपने बैल वाले आर्मर को इक्विप करता है। और इसको देखो बंदा और भी ज्यादा शौक हो जाता है कि तभी जो अपना एमसी है ना वो सीधे आके उसके ऊपर हमला करता है और उसके बाद उसको कुत्तों की तरह मारता है। जहाँ वो जो बंदा है वो बस भीख मांग रहा था कि प्लीज रुक जाओ रुक जाओ, लेकिन जो अपना एमसी है ना उसको कुत्तों की तरह मारने लगता है और कहता है अब बताओ ना अब कचरा कौन है, कौन बोल रहा था कचरा। और इसी तरह से उसको एंड पे वो मार ही डालता है। और उसके बाद वो अपने नॉर्मल फॉर्म पे आते हुए कहता है मैंने आज किसी को मार डाला, मैंने अपना आर्मर पहन लगा था, लेकिन उसने खाली हाथों से ही मुझे बहुत ज्यादा चोट लगा दी। सच में अगर उसके पास 20 सोल होता तो आज यहाँ पे मैं मरा हुआ होता। इस कमीने का हाइपर जेन आर्ट सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और उसके बाद जो अपना एमसी है ना वो थोड़े अजीब तरीके से उसकी बॉडी को छू रहा होता है, जैसे कि उसके निप्पल दबा रहा होता है। लेकिन एंड में जाकर पता चलता है कि वो उसका निप्पल नहीं दबा रहा था, बल्कि उसके जेब में उसको कुछ मिलता है जो कि एक्चुअल में एक मेमोरी क्रिस्टल था। और उसके बाद अपना लौंडा अपने रूम पे आता है, जहाँ पे वो उस चिप को अंदर डाल के देखता है तो वो पूरा शौक हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर आइस जेट स्किन टेक्निक को डिटेल्ड में कैसे मास्टरी करनी है ना वो बताया गया होता है, जिसके अंदर एक सुंदरी कम वस्त्र धारण करके वहाँ पे नृत्य दिखा रही थी। और इसको देख के इसको भी मजे आ रहे होते हैं और ये भी कहता है अरे वाह टेक्निक के साथ साथ मजे भी बढ़िया है ये तो। और वैसे भी मैं तो पहले सोचा था कि पैसे जमा करके इसका एक लो लेवल का बुक खरीदूं, लेकिन अब मैं उस पैसे को सेव कर सकता हूँ। और उसके बाद हमें 3 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो अपना एमसी है वो फाइनली उसको प्रैक्टिस कर लेता है और कहता है इसको कुछ दिन प्रैक्टिस करने के बाद से ही मेरी बॉडी बहुत ज्यादा हल्की महसूस हो रही है और इसके साथ साथ मैं बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग महसूस कर रहा हूँ और मेरी स्किन भी बहुत ज्यादा स्मूथ हो चुकी है। और उसके बाद वो अपने बॉडी का टेम्परेचर चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है उससे वो ना 2 डिग्री कम है। और उसे लगता है कि ये शायद उस टेक्निक की स्पेशलिटी होगी। और उसका तो कहता है लेकिन इससे फर्क क्या पड़ता है, वैसे भी मैं इस मेमोरी क्रिस्टल को अपने साथ नहीं रख सकता, अगर मैं इसको अपने साथ रखूंगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। लेकिन तभी अपने एमसी को कॉल आता है और वो भी कहता है कि साला कौन नमूना अभी मुझे कॉल कर रहा है। और उसका तो कॉल उठा के कहता है कि हाँ फैंग जी बताओ क्या हुआ। और जो फैंग होता है वो कहता है अरे यार बहुत टाइम से हमने गेड़िया नहीं मारी, तो क्या कहते हो आओ जरा घूमने चलते हैं। और हाँ हान हाओ और जुई उई ये दोनों भी हमारे साथ चल रहे हैं। और ये सुनते ही जो अपना एमसी वो कहता है कि क्या हान हाओ, ठीक है मैं आता हूँ।
वैसे हम जाएंगे कहाँ पे? और वो कहता है कि अरे तुम वो सब मत सोचो, तुम बस यहाँ पे आओ पहले, मैं तुमको वहाँ से पिक कर लूंगा। और उसका जो अपना एमसी है वो कॉल को कट करता है और सोच रहा होता है तियान हर जगह पे मेरी तलाश कर रहा है और अभी तक किसी को नहीं पता कि मैं ही चिल्लर भाई हूँ, इसलिए बाहर जाना सही होगा। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं अपना जो एमसी है वो अपने तीनों दोस्तों के साथ गाड़ी में घूमने जा रहा होता है। और पीछे शायद जो बंदा बैठा था वो हानाओ ही था, जो कि जूही से कह रहा होता है कितनी बुरी बात है जूही कि तुम स्टील आर्मर सेंचुरी पे नहीं हो, नहीं तो तुम बहुत ज्यादा शौक हो जाती। पता है मार्केट में एक चिल्लर भाई आया है और उसने 2 सोल बीस्ट का फ्यूजन कर दिया था, जहाँ पे उसके नीचे की बॉडी ना बैल की थी और उसके ऊपर की बॉडी अभी तक ह्यूमन में थी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसने तियान के गिल को उसके नाक के नीचे से चुरा के ले लिया और वो कुछ कर ही नहीं पाया। और ये सब अपना एमसी बैठ के सुन रहा होता है और वो सोच रहा होता है हाँ ना हो, अगर तुमको पता चल गया ना कि तुम्हारा कजन ही यहाँ पे चिल्लर भाई है तो तुम ऐसी सुंदर लड़की के सामने मेरी बड़ाई कभी नहीं करोगे। वैसे ही मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि हाना को भी यहाँ पे भेज दिया जाएगा। फैमिली के मामले ऑलरेडी हैंडल करने मुश्किल है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मेरी जो आंट है वो मुझे नीची नजरों से देखती है और उनका रिलेटिव्स बनना भी मुझे पसंद नहीं है, लेकिन अब उनका बेटा भी यहाँ पे आ गया। और उसके बाद वो फैंग से पूछता है कि आखिरकार फैंग हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, तुमने अभी तक मुझे नहीं बताया। और जो फैंग है वो कहता है हम लोग वहाँ पे पहुंचने वाले हैं, तुम जरा सामने देखो। और उसके बाद वो सामने देखता है जहाँ पे स्टार साइन मार्शल हॉल होता है और उसके अंदर ना भाई लोग खचाखच भरे होते हैं जो कि बस एक ही नाम के नारे लगा रहे थे और वो था तेंग ज़ेंग लू। और इतने सारे लोगों को देखे जो अपना एमसी है वो कहता है लगता है ये बंदा बहुत ज्यादा फेमस है। और जो फैंग है वो कहता है ऑफ कोर्स वो एक सेंजी है, पिछले साल गॉड सेंचुरी स्पेस में वो 5th प्लेस में आया था और उसका नाम सेक्रेट स्टाइल पे लिखा गया है। हमारे जो स्टील आर्मर सेंचुरी की नंबर 1 क्वीन जुआ है उसका नाम भी अभी तक सेक्रेट स्टाइल पे नहीं लिखा गया। और तभी वहाँ पे एक बीस्ट सोल आता है और इसको देख के जो फैंग है वो तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि भाई ये तो उसी का सीक्रेट सोल बीस्ट है, राइजिंग डिमेंटर। ये एक ऐसा है जो कि मैं भी पाना चाहता हूँ। लेकिन तभी जो हाना होता है वो कहता है ये तो कुछ भी नहीं है, ये हमारे चिल्लर भाई के सामने बहुत ही ज्यादा कमजोर है। उनका जो ब्लड थर्स्टी बजरकर है उसे ही असली स्ट्रॉन्ग कहा जाता है। लेकिन जो फैंग है वो कहता है देखो मुझे नहीं पता कि तुम्हारा चिल्लर भाई स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है, लेकिन वो दूसरों के 20 सोल को चुराता है और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसीलिए तुम उसको तेंग ज़ेंग लू के साथ कंपेयर मत करो। और इधर अपना लोंडा ये सब सुन रहा होता है और वो भी सोच रहा होता है कि फैंग तू साला सही बोल रहा है, अच्छा हुआ कि उस टाइम मैं लकी था जो मुझे उसको चुराने का चांस मिल गया। और वैसे भी अगर मैं उसको नहीं चुराता तो मैं स्टूपिड कहलाता और उससे ज्यादा तियान साला मेरा असली में दुश्मन है। और वैसे भी अभी मैं फैंग को इसके बारे में नहीं बता सकता कि मैं ही यहाँ पे चिल्लर भाई हूँ। और वैसे भी अगर मैं उसे बताऊंगा तो फालतू के आर्गुमेंट्स होंगे और उनको बता के भी कोई फायदा है नहीं। और उसके बाद हमारा सीन सीधे आधे महीने के बाद शिफ्ट होता है जहाँ पे जो अपना एमसी है अपने किडनैप बीस्ट को देखता है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि ये एक म्यूटेंट बीस्ट में इवॉल्व हो चुका था। और अपना एमसी भी सोचा होता है जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, ये एक म्यूटेंट रैंक ब्रोंज टूथ बीस्ट में इवॉल्व हो चुका है। और पहले तो मैंने सोचा था कि मैं इसको खा लूंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मुझे पैसों की ज्यादा जरूरत है। और उसके बाद तो एक स्माइल देते हुए कहता है लगता है मोटा भाई को ढूंढना ही होगा। और उसके बाद तो विंड फॉर वैली में जाता है जहाँ पे अपना मुकेश आया होता है। और जो अपना मुकेश है ना वो अपने एमसी को 2 मिलियन रुपए देता है और कहता है ये लो चिल्लर भाई तुम्हारे 2 मिलियन। और क्या ये म्यूटेंट बीस्ट का सारा सामान मेरा हो गया? और जो अपना एमसी है वो कहता है कि हाँ मैं तुमको चूतिया नहीं बना रहा, तुम ये ट्रस्ट कर सकते हो। और जो मुकेश है वो कहता है कि हाँ मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ। और वैसे आपको पता होना चाहिए कि मैं क्वीन जुआ के लिए काम करता हूँ और उन्होंने मुझे कहा है कि वो आपसे गोल्डन एक्स और वो जो सेक्रेट ब्लड बीस्ट का सोल है वो खरीदना चाहती हैं। अगर आप चाहें तो हम इसके प्राइस के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन जो अपना एमसी है वो वहाँ से जाते हुए कहता है अगर उसे वो खरीदना है तो उसे बोल दो मुझे अच्छा खासा रोकड़ा दे, और अगर उसने जो प्राइस दिया वो मुझे सेटिस्फाई कर पाता है तो मैं इसके बारे में सोचूंगा। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और अपना एमसी एक गुफा में गया होता है जहाँ से वो बहुत खुशी खुशी बाहर आ रहा होता है और उसके पास एक बहुत बड़ा झोला होता है जिसके अंदर उसने पॉइजन क्रिस्टल स्कॉर्पियंस को मार के रखा था। और वो इस चीज से बहुत ज्यादा खुश होता है कि उसका आर्मर की वजह से वो लोग इसका कुछ भी नहीं उखाड़ पाए। लेकिन तभी कुब्जे से आवाज आती है चिल्लर भाई ये तुम हो? और जो अपना एमसी है उसे देख के शॉक हो जाता है क्योंकि वहाँ पे क्वीन जुआ थी। लेकिन जो अपना एमसी है उसे पता होता है बुलाती है मगर जाने का नहीं, इसलिए उसको इग्नोर मार के जा रहा होता है। लेकिन जो जुआ है वो चिल्ला के कहती है चिल्लर भाई मुझे यहाँ से उठा के लेके चलो। और ये सुन के जो अपना एमसी है वो कहता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुमको उठा के लेके जाऊँ? और जो जुआ है वो कहती है कि इसमें शौक होने की क्या बात है, क्या तुम देख नहीं पा रहे मेरे पैर पे चोट लगी है? और ये सुनते जो अपना एमसी है वो सोचा होता है आखिर मैं यहाँ पे पैनिक क्यों कर रहा हूँ, मैंने तो अपना आर्मर पहन रखा है और डेफिनेटली मुझे भी नहीं पहचान रही होगी। और वैसे भी वो अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा इंजर्ड है, किसे पता शायद ये मौका है और इससे मुझे कोई ग्रेट रिवार्ड मिल जाए। और उसके दिमाग में बहुत ठरकी चीजें चल रही होती हैं। और उसके बाद तो उससे पूछता है तुम्हारे घाव को देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये पॉइजन क्रिस्टल स्कॉर्पियन की वजह से हुआ है, तुम तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो आखिरकार तुम इसे इंजर्ड कैसे हो गई? लेकिन तभी जो जुआ है ना वो अपने हाथ में कुछ समन करते हुए कहती है वो जो क्रिस्टल पॉइजन था वो बहुत ज्यादा तेज था, जब मेरा ध्यान नहीं था तब उसने स्नीक अटैक किया। और उसके बाद वो एक डैगर निकाल लेती है और कहती है बिल्कुल ही मत सोचना कि तुम यहाँ पे मेरा फायदा उठा सकते हो क्योंकि मैं इंजर्ड हूँ। और मैं बता दूं ये जो डैगर है
ये पॉइजन बटरफ्लाई डैगर है और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा आर्मर इसे रोक पाएगा। और ये देखते जो अपना एमसी है वो कहता है अरे तुम गलत समझी हो, वैसे मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, तुम्हें तो बोला कि मैं तुमको उठा के लेके जाऊं। और ये सब बात तो अपना एमसी बस उसके मुंह के सामने कह रहा होता है क्योंकि अंदर ही अंदर वो सोचा होता है क्या इस लड़की के पास दिमाग पढ़ने की ताकत है। और तभी जो जुआ होती है वो कहती है कि तुम यहाँ से मुझे सेफली बाहर लेके जाते हो तो मैं तुमको अच्छा खासा रिवार्ड दूंगी, और उसे भी तुम तो मुकेश के साथ ट्रेड करते हो ना पैसों के लिए। और जो अपना एमसी है वो कहता है देखो मुझे पैसों की जरूरत है लेकिन इतना भी जल्दबाजी नहीं है उसको कमाने के लिए, और वैसे भी तुमने जो म्यूटेंट पॉइजन क्रिस्टल स्कॉर्पियन की बात की थी वो क्या मर चुका है। और जो जुआ है वो कहते हैं कि हाँ वो आ गई है, और वैसे तुमने इतने सारे पॉइजन क्रिस्टल स्कॉर्पियन को मारा लेकिन तुम बिल्कुल भी इंजर्ड नहीं हुए हो। और जो अपना एमसी है वो उसका रिप्लाई नहीं देता और हंसते हुए कहता है देखो मैं तुमको यहाँ से सेफली बाहर लेके चला जाऊंगा लेकिन मुझे उसके बदले पैसे नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हें जो म्यूटेंट रैंक सोल बीस्ट का सोल मिला है ना वो मुझे रिवार्ड के तौर पे चाहिए, और उसके साथ साथ वो म्यूटेंट स्कॉर्पियन भी मुझे चाहिए। और उसके बाद जो अपना एमसी है वो उसको अपने कंधे में बैठा के ले जाने लगता है, जहाँ पे जो जुआ है वो कहते हैं जैसे हम सेंचुरी के गेट में पहुंच जाएंगे तुम मुझे नीचे उतार देना। और जो अपना एमसी है वो कहता है कि हाँ मुझे पता है तुम नहीं चाहते कि लोग तुम्हें मेरे साथ देखें, नहीं तो तुम्हें बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। और जो जुआ होती है वो अपने एमसी को देख के सोची होती है ये पर्सन उसने उस म्यूटेंट स्कॉर्पियन को अपने झोले में भरा, और जो स्कॉर्पियंस को झोले में नहीं भर पाया उसको वो वहीं पे ही खा गया। और इसको देख के ऐसा लग रहा है कि पॉइजन क्रिस्टल स्कॉर्पियन इसके आर्मर को डैमेज नहीं दे पाए, क्या इसका जो आर्मर है वो एक सेक्रेट बीस्ट सोल है। और उसके बाद जो अपना एमसी है ना वो ठीक सेंचुरी के गेट आने से पहले जुआ को उतार देता है और कहता है कि चलो हम पहुंच गए सेंचुरी के गेट में। और उसके बाद जो अपना एमसी है ना वो उससे म्यूटेंट रैंक सोल बीस्ट मांगता है, और जो जुआ है वो उसको दे भी देती है और कहती है मैंने पहले मुकेश से कहा था कि वो तुमसे बात करे, क्या तुम अपना वो जो सेक्रेट बीस्ट सोल और उस एक्स को बेचोगे। और जो अपना एमसी है वो कहता है देखो वो जो बीस्ट सोल है वो तो मैं नहीं बेच सकता, लेकिन रही बात एक्स की तो वो मैं बेच सकता हूँ, एक म्यूटेंट बीस्ट सोल और उसके साथ 2 मिलियन काफी रहेंगे। लेकिन जो जुआ है वो कहती है देखो एक्स को हम सेंचुरी के बाहर लेके नहीं जा सकते और उसको यूज करने का एरिया भी लिमिटेड है, क्या तुम फालतू की डिमांड नहीं कर रहे, मेरी लिमिट बस 6 मिलियन तक ही है। और ये सुनते ही जो अपना एमसी है वो कहता है ठीक है चल जाएगा, तुम रोकड़ा रेडी रखना, मैं लोकेशन और टाइमिंग मोटा भाई को बता दूंगा। और ये सुन के जो जुआ है वो भी सोची होती है आखिर ये मोटा भाई कौन है, और ये साला बंदा कुछ ज्यादा ही लालची नहीं है। और उसके बाद जो अपना एमसी है वो सेंचुरी के अंदर जाता है, जहाँ पे उसके सामने ना वो हानहाओ को देखता है, लेकिन जो हानहाओ है वो तो अपने एमसी को देख के ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कि वो उसे जानता नहीं। और जो अपना एमसी है वो भी सोचा होता है साला ऐसे दिखा रहा है जैसे वो मुझे पहचानता ही नहीं है, और उसके बाद तो वहां से चला जाता है। लेकिन जैसे वो एक गली के अंदर पहुंचता है ना वैसे ही हानहाओ उसको बुलाता है, और जो अपना एमसी वो कहता है क्या हुआ, और वो कहता है मैंने सुना है कि तुमने जुआ की गुफा खोद दी और ध्यान से तुम्हारा 36 का आंकड़ा है, देखो मैं बता देता तुम यहाँ पे किसी को नहीं कहोगे कि मैं तुम्हारा कजन हूँ या फिर मैं तुम्हें यहाँ पे जानता हूँ, क्योंकि मैंने अभी ही शुरुआत की है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे वजह से मेरे लाइफ के एल लगे। और ये सुनते ही जो अपना एमसी है वो भी यहाँ से जाते हुए कहते हैं ठीक है मैं किसी को नहीं कहूंगा, हम यहाँ पे पूरी तरह से स्ट्रेंजर्स हैं। और ये कहते हुए वो सोचा होता है वैसे भी हाँ ना हो तुम नॉर्मल वर्ल्ड में भी कौन सा मुझे कजन जैसा मानते थे, और वैसे भी मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम मुझे कितनी निजी नजरों से क्यों ना देखते हो, क्योंकि हमारे लेवल्स बहुत ही अलग हैं। और उसके बाद अपना एमसी अपने रूम पे जाता है जहाँ पे उसके पास भर भर के माल मसाला होता है, और इसको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है इतने पैसों से तो मेरी आगे की लाइफ पूरी तरह से मस्त में कटेगी, और यहाँ तक मेरी माँ और मेरी बहन भी जिंदगी भर इंजॉय करेंगे। और उसके बाद हम अर्थ का सीन देखते हैं जहाँ पे जो अपना एमसी अपनी बहन और अपनी माँ को एक आइसक्रीम के शॉप पे लेके आता है और कहता है ये क्या तुम बहुत टाइम से सफायर आइसक्रीम खाना नहीं चाहती थी, आज तुम्हारा भाई तुम्हें ट्रीट दे रहा है, इसलिए जब तक तुम्हारा मन ना भर जाए तब तक तुम यहाँ पे खा सकती हो। और ये सुन के उसकी जो बहन है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, और तभी जो अपने एमसी की माँ है वो कहती है देखो बेटा सफायर आइसक्रीम बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, इवन तुमने बहुत ज्यादा पैसे कमाए क्यों ना हो, लेकिन हमें उसको सेव करना चाहिए और थोड़ा कम खर्चा करना चाहिए। लेकिन जो अपना एमसी है वो कहता है मॉम आप चिंता मत करिए, ना कि मैंने बस पैसे कमाए बल्कि मुझे ना म्यूटेंट जीन भी मिल चुके हैं, और इससे मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ, और अब से मैं और भी ज्यादा पैसे कमा के लाऊंगा जिससे येनन और आपकी लाइफ बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाएगी। और उसके बाद वो लोग अंदर जाते हैं जहाँ पे जो अपना एमसी है वो कहता है यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था फेमस डेजर्ट स्टोर से, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, चलो सेकंड फ्लोर में चलते हैं। और वो लोग सेकंड फ्लोर में जा ही रहे होते कि तभी एक बंदा उनको रोक लेता है और कहता है सर आप लोग अंदर नहीं जा सकते। और अपना जो एमसी है वो पूछता है क्यों, और तभी वो बंदा उसको एक बोर्ड दिखाते हुए कहता है जो सेकंड फ्लोर है वो बस सेलिब्रिटीज और नोबल्स के लिए है। और ये सुनते ही जो अपना एमसी है वो कहता है कि क्या सेलिब्रिटीज और नोबल्स, और वो गुस्सा हो जाता है। लेकिन उसकी जो माँ है वो उसको शांत कराते हुए कहती है अरे कोई बात नहीं बेटा, हम लोग साइड खड़े हो जाते हैं ना, तुम जाओ और येन के लिए आइसक्रीम लेके आ जाओ। और जो अपना एमसी है वो भी कहता है ठीक है। और वो सोचा होता है सेलिब्रिटी और नोबेल ये दोनों ऑनरेबल टाइटल लेफ्ट रोटर स्टार अलायंस में बहुत बड़ी बात है, लेकिन फिर भी क्या हुआ, मैं कसम खाता हूँ मैं सब कुछ अपना बनाऊंगा, ऐसे स्टूपिड नोटिस कभी भी मेरा रास्ते में दोबारा नहीं आएंगी। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं अपना जो एमसी है और ट्रेन के अंदर खड़ा होता है, और वो सोचा होता है मैं जब भी इस ट्रेन में बैठता हूँ हमेशा यहाँ पे इतनी ही भीड़ रहती है, लेकिन अचानक से पता नहीं क्या होता है, लेकिन जो ट्रेन है वो बहुत तेजी से ब्रेक लगाती है और बाकी सारे लोग वहाँ पे हिलने लगते हैं, जहाँ पे जो अपना एमसी है वो भी सीधे जाके एक लड़की से ठुक जाता है। और जब वो देखता है तो उसके हाथ में उसकी पहाड़ियाँ होती है।
और तभी उसके मुंह पे आ गया ना सीधा एक कॉर्नी लगता है और जो अपना एमसी है वो कहता है कि आउच दर्द हो रहा है, सॉरी यार मैंने जानबूझ के नहीं किया। और तभी हमें पता चलता है ये अपनी जुआ है जो कि कहती है क्या कमीने तुम फिर से, और जो अपना एमसी है उसको देख के कहता है कोई जुआ, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और वो सोच रहा होता है आखिरकार ये मेरे साथ हो क्या रहा है, पहले गुफा खोद डाली थी अब पहाड़ियां पकड़ ली, भगवान आखिरकार तुम मेरे साथ ये क्यों कर रहे हो। और तभी जो जुआ होती है वो कहती है भले ही कुछ भी हो जाए कुत्ता कभी गू खाना बंद नहीं करता, मुझे लग रहा था तुम इनोसेंट हो लेकिन अभी तुम्हें देख के पता चल रहा है कि तुम पैदाइशी कमीने हो। और उस ट्रेन के अंदर जो बाकी लोग हैं ना वो भी अपने एमसी के बारे में भला बुरा बोलने लगते हैं और जो अपना एमसी हो उन्हें समझाने लगता है कि अरे तुम लोगों को गलतफहमी हुई है, ये बस ट्रेन की वजह से हुआ है, अचानक से ब्रेक लगी इसी वजह से मैं उसके ऊपर गिर गया। लेकिन जो जुआ है वो कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी इस बातों पर भरोसा करूंगी, और देख के तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें इस बात की शर्म भी नहीं है और इससे ये पता चल रहा है कि तुम ये पहली बार नहीं कर रहे। और उसके बाद वो जो ट्रेन है ना वो स्टेशन में आकर रुकती है और अपने एमसी और जुआ वहां से बाहर आते हैं। जो जुआ है वो कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं तुमको इतनी आसानी से जाने दूंगी, तुम सेंचुरी जा रहे हो ना, मैं तुम्हारा वहां पे इंतजार कर रही हूँ। और जैसे जुआ वहां पे उतरती है कुछ लोग ना उसको ग्रीट करते हैं और इससे अपने एमसी को पता चलता है कि ये स्टेशन भी उसके खानदान का है, मतलब अगर जुआ चाहे तो इसकी लाइव लोकेशन तक निकाल सकती है। और वो अपने आप को कोसने लगता है कि साला उसकी किस्मत आखिरकार गधे के मुंह में लिखी ही क्यों गई है। और उसके बाद जो अपना एमसी है ना वो स्टेशन से बाहर आ जाता है और कहता है मुझे जुआ से दूर रहना होगा नहीं तो वो मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख देगी, और वैसे भी मैं अपने चिल्लर भाई की आइडेंटिटी को एक्सपोज भी नहीं करना चाहता। और वो ये सब कह के जा ही रहा होता है कि तभी कोई चिल्ला के कहता है ओ पिछवाड़े के नशे करने वाले। और जो अपना एमसी है वो पीछे देखता है तो एक बंदा उसको बुलाते हुए कह रहा है अरे यार मैं तुम्हें बुला रहा हूँ जल्दी से मेरे पास आओ तुम्हें अच्छी चीजें मिलेंगी। और तभी जो अपना एमसी है वो कहता है अरे यार तुम लोगों को देख के लग रहा है कि तुम कोई बड़ी फाइट लड़ने जा रहे हो और मेरे जैसे नुबड़े के लिए यहाँ पे ज्वाइन करना सही नहीं होगा। लेकिन वो जो बंदा वो अपने एमसी को रोकते हुए कहता है अरे यार मैंने तुमको बुलाया तो आओ ना, और अपनी ये बकवास बंद करो, हम तुमको बुरा ट्रीट नहीं करने वाले। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम माउंट यान जंगल को देखते हैं जहाँ पे कुछ लोग भाग रहे होते हैं और उनके साथ अपना एमसी भी होता है। और एक बंदा कहता है त्यान कितना ज्यादा काइंड है, उसने हमें बहुत सारे पैसे दिए। और जो सबसे आगे रहता है वो बंदा भी कहता है कि हाँ और उसने हमारे लिए बहुत सारे प्राइमोर्डियल क्रिएचर्स को भी मारे ताकि हम उसको हिस्से करके खा के अपने लेवल्स को बढ़ा सकें, इसीलिए हमें उसे रिपे करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। और ये सब सुन के जो अपना एमसी है वो भी सोच रहा होता है भले मुझे यहाँ से गए हुए कुछ दिन हुए हैं लेकिन मैंने यहाँ पे बहुत सारे क्रिएचर्स को मारा था, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ज्यादा कुछ क्रिएचर्स बचे हैं। तो आखिरकार ये त्यान और एनजी इतने सारे लोगों को बुला क्यों रहे हैं, आखिरकार इनका प्लान क्या है। और उसके बाद ना एक बहुत बड़े गड्ढे के पास पहुंचते हैं जहाँ पे त्यान ऑलरेडी खड़ा होता है और तभी उसके पास वो बंदा आते हुए कहता है क्या ये वही जगह है। और जो त्यान है वो कहता है कि हाँ हम पहुंच चुके हैं। और उसका तो जो बंदा है ना वो बाकियों को कहता है कि तुम लोग जल्दी से आगे बढ़ो। और उसके बाद ना वो अपने एमसी को सबसे पहले भेजता है और जो अपना एमसी है वो सोचा होता है साले कमीने, इसको देख के ही पता चल रहा है कि ये गड्ढा बहुत ज्यादा खतरनाक है और तुम लोग चाहते हो कि मैं टीम को लीड करूं। और उसके बाद ना वो लोग उस गड्ढे के अंदर चले आते हैं जहाँ पे जो पीछे एक बंदा होता है वो कहता है ये केव तो बहुत ज्यादा बड़ी है। और जो आगे वाला बंदा है वो कहता है धीरे धीरे आगे बढ़ो, मुझे फीलिंग आ रही है कि यहाँ पे कुछ आ सकता है। और तभी पीछे से एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है हे तुम लोग इतने धीरे क्यों चल रहे हो, पैरों की लाली छूट जाएगी क्या, जल्दी से मर्दों की तरह तेजी से चलो, तुम्हें अपने बचे हुए पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए। और तभी वो लोग ना एक डेड एंड में पहुंच जाते हैं जिसका आगे कोई रास्ता नहीं होता, बस पानी ही होता है। और तभी एक बंदा कहता है ब्रदर लो आगे तो कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन तभी वो जो बंदा जिसका नाम लुओ था वो आगे बढ़ के ना कुछ ऐसे वो फूलने वाले नाव को फेंकता है और कहता है कि इसके ऊपर बैठो और दूसरी तरफ जाओ। और इसको देख के जो अपना एमसी है वो भी सोच रहा होता है क्या फूलने वाले नाव, इसका मतलब ये लोग पहले से ही प्रिपेयर होके आए हैं। उसने कहा कि केप के दूसरे साइड जाओ, आखिर उस जगह पे है क्या। और उसके बाद जो अपना एमसी और बाकी लोग होते हैं वो बोट में बैठ के ना वहां से जाने लगते हैं, लेकिन जो त्यान है और कुछ लोग वहीं पे रह जाते हैं। और जो अपना एमसी है वो भी सोच रहा होता है ये बहुत ज्यादा अजीब है कि आखिरकार त्यान और बाकी कुछ लोग वहाँ पे रुके क्यों हैं, वो लोग बोट में क्यों नहीं आ रहे जबकि हमें तो दूसरे साइड जाना था। लेकिन तभी पानी के नीचे ना कोई चीज बहुत तेजी से गुजरती है और इसको अपना एमसी नोटिस कर लेता है और वो सोचा होता है आखिरकार ये चीज थी क्या। लेकिन तभी पानी के अंदर से एक बहुत बड़ी सांप जैसी चीज बाहर आती है और इसको देख के सारे लोग घबराने लगते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि प्लीज कोई हमारी मदद करो। और जो अपना एमसी है वो भी इसको देख के पूरा शौक में रहता है। और तो जो त्यान है वो हंसते हुए कहता है फाइनली ये बाहर आ गया, सेक्रेट रैंक क्रिएचर इंक जेट ड्रैगन। और तभी वो जो ड्रैगन है एक नाव के ऊपर हमला करके वहाँ के लोगों को खा लेते हैं। और इसे देख के जो बाकी लोग होते हैं ना वो भाग के किनारे की तरफ आने की कोशिश करते हैं, लेकिन सडनली जो त्यान होता है वो उन सबको मार डालता है और कहता है साले कमीनो मेरा पैसा खा के तुम वापस आने की कोशिश कर रहे हो, मैं तुमको वार्न कर रहा हूँ जो भी यहाँ पे आएगा वो मेरे हाथों से मरेगा। और तभी वहाँ पे एक बंदा कहता है लेकिन हम यहाँ पे बहुत ज्यादा कम बच चुके हैं, हम उसका कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। लेकिन जो दूसरा बंदा है वो कहता है त्यान सही कह रहा है, हमने जब पैसे लिए हैं तो हमें रिस्क लेना ही होगा। और इन सब की बातों को सुन के जो अपना एमसी है ना वो भी सोचा होता है साले कितने बड़े नमूने हैं, कुछ पैसों के लिए अपने जान को दाव पे लगा रहे हैं जबकि त्यान वहाँ पे बैठ के बस शो देख रहा है। और उसके बाद ना ये लोग दूसरे साइड जाने की कोशिश करते हैं जहाँ पे जो अपना एमसी है वो सोच रहा होता है साले ये लोग इन लोगों की जिंदगी का यूज करके उस मॉन्स्टर के पेट को भरना चाहते हैं ताकि ये लोग बाद में आसानी से दूसरे साइड जा सके। लेकिन तभी अपने एमसी के नाव की तरफ भी वो मॉन्स्टर आता है और एक ही झटके में उसके नाव को खा जाता है। लेकिन हम देखते हैं अपना जो एमसी है वो पानी में कूद के अपने सूट को इक्विप करके बच जाता है और वहां से भाग जाता है।
और उसके बाद हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं जहाँ पे बच्चे कुछ लोग ही बस वहाँ पे पहुंच पाते हैं और एक बंदा कहता है हम 34 लोग थे लेकिन अब बस 7 ही बचे हैं। और तभी जो लुओ है ना वो ध्यान से कहता है जेड ड्रैगन का पेट आराम से भर चुका होगा इसलिए अब यहाँ से जाना पूरी तरह से सेफ है। और इतना सुनते ही जो त्यान है वो कहता है ठीक है चलो फिर। और उसके बाद वो दोनों ना उस पानी को क्रॉस करके दूसरे साइड चले जाते हैं जहाँ पे थोड़ी देर आगे बढ़ने के बाद एक और तालाब जैसी जगह आती है और उसके बीच में एक पत्थर होता है जिसके अंदर 2 अंडे होते हैं। और इसको देख के जो त्यान है ना वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि उसके डिवाइन जेन दोबारा से बढ़ जाएंगे। और उसके बाद तो अपने 2 नमूनों को बोलता है कि जाके वो अंडे लेके आओ। और उसके बाद वो दोनों जाके उस अंडे को जैसे ही पकड़ते तभी वो जो जेड ड्रैगन है वहाँ पे अपीयर हो जाता है और इसको देख के वो लोग डरने लगते हैं। और इसे देख के जो त्यान है वो कहता है साली यूजलेस कहीं के और भाग के उसके पीछे जाता है जहाँ पे जो लू है वो भी बाकी लोगों को कहता है कि त्यान का पीछा करो। लेकिन जो त्यान है वो बहुत ही जल्दी जाके उन दोनों के हाथ से अंडे को ले लेता है और उन दोनों को उठा के उसी जेड ड्रैगन की तरफ फेंक देता है जिसे कि वो जेड ड्रैगन खा लेता है। और उसके बाद जो त्यान है वो अपने आप को बचा के वहां से भागने लगता है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि उसको सेक्रेट बीस्ट के अंडे मिल गए। लेकिन तभी वो उसके सामने ना कुछ देखता है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता उसे पता चलता है ये अपने एमसी का हाथ है जिसने उसको पेल दिया होता है और उसके हाथ से अंडे ले लिए होते हैं और उसको थैंक्स बोलता है कि उसने इसके लिए इतनी ज्यादा मेहनत की और वो वहां से भागने लगता है। और उसे देख के जो त्यान है वो कहता है साले कमीने तुम वापस से। और जो अपना एमसी है वो तो भाई बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा लकी था उसको 2 सेक्रेट बीस्ट के अंडे जो मिल गए थे और इसी खुशी में वो जा ही रहा होता है कि तभी उसके सामने ना वो जेड ड्रैगन आ जाता है और इसको देख के जो अपना एमसी है वो कहता है कि क्या यहाँ पे एक और है। और तभी जो त्यान है वो भी उसके पीछे आ चुका था और इसको देखते ही जो अपना एमसी है ना वो एक अंडे में ना ऐसे क्रैक मार देता है और सीधे ना त्यान की तरफ फेंक के कहता है देख भाई ज्यादा लालच करना अच्छी बात नहीं होती तो क्या सोचते हो दोनों एक एक करके ले लेते हैं वैसे ही मेरा एक में काम तो चल ही जाएगा। और जो त्यान है वो कहता है साले कमीने क्या मतलब कि बस एक मैं तुमको मार के मैं दोनों अंडे ले लूंगा। लेकिन तभी उसका अंडा टूट जाता है और इसको देख के जो लू है वो चिल्लाते हुए कहते हैं त्यान संभाल के। और हम देखते हैं उस अंडे के टूटने की वजह से वो जो जेड ड्रैगन है ना वो अपने एमसी को छोड़ के त्यान के ऊपर गुस्से में हमला करने के लिए आ रहा होता है। और जो त्यान है वो गुस्से से चिल्ला के कहता है साले कमीने चिल्लर भाई तो एक बार मिल मुझे मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं अपने एमसी को जो कि टेलीपोर्टेशन स्टेशन में होता है और वो कह रहा होता है अरे यार मैं तो पूरी तरह से फुल हो चुका हूँ आज तो मजा आया मैंने त्यान से 2 सीक्रेट बीस्ट के अंडे चुरा लिए वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होगा और साथ ही साथ मेरे डिवाइन जेन पॉइंट 13 पॉइंट से बढ़ भी गया। लेकिन तभी उसके खुशी में मूतने के लिए वहाँ पे जुआ आ जाती है और कहती है तुम बहुत अच्छा छुपते हो क्योंकि आधे महीने हो चुके हैं और तुम अभी भी यहाँ पे पड़े हो और तुम्हें क्या लगता है मैं तुमको ऐसे ही जाने दूंगी। और ऐसे अपने सामने पापा के परी को देख के उसका भी जी खट्टा करने लगता है। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं ये दोनों ट्रेनिंग ग्राउंड में है मतलब अपना एमसी पक्का इससे पिलने वाला है जहाँ पे जो जुआ है वो उससे कहती है देखो अगर तुम मुझे हरा देते हो तो मैं तुमको यहाँ पे चैन से रहने दूंगी। और ये सुन के जो अपना एमसी है वो कहता है देखो तुम अपने डिवाइन जेन को ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाले हो और उसके साथ तुमने बहुत सारे मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सपीरियंस भी किए हुए हैं और उसके साथ तुम्हारे पास बहुत सारे सेक्रेट रैंक के 20 सोल भी हैं तो आखिर मैं तुमसे कैसे जीत सकता हूँ। और तभी जो जुआ होती है वो कहती है देखो हम दोनों ही 20 सोल का इस्तेमाल नहीं करेंगे लेकिन अगर तुम मेरे 50 मूव को सह लेते हो तो मैं इसमें तुम्हारी जीत ही मान लूंगी और उसके बाद तुम आराम से मजे कर सकते हो। और ये सुनते जो अपना एमसी है वो कहता है ठीक है फिर मैं तुम्हारे अटैक्स को डिफेंड करूंगा और मैं इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट तो हूँ कि मैं तुम्हारे 50 मूव को अच्छे से हैंडल कर पाऊंगा। और ये सुनते जो जुआ है वो कहती है ठीक है फिर पहले तुम हमला करो। और उसके इतना कहने की दे रही थी कि अपना एमसी सीधा उसके मुंह पे खींच के एक पंच मार देता है। और जो जुआ है वो कहती है अबे साला ये क्या बकवास कर रहे हो अभी तक मैं रेडी नहीं थी। और जो अपना एमसी वो कहता है ठीक है मुझे माफ कर दो क्या हम लोग अभी तक स्टार्ट नहीं किए। और यहाँ पे वो अपने मन में सोचा होता है अरे यार ये इतनी जल्दी तो हार नहीं मानने वाली। और तभी जो जुआ है वो कहती है ठीक है फिर आ जाओ। और उसके इतना कहने की फिर से दे रही थी कि अपना एमसी फिर से उसकी नाक तोड़ देता है। और जो जुआ है वो कहती है साले कभी ने कही के। और अपना एमसी वो कहता है मुझे माफ कर देना मुझे लगा कि हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया। और वो अपने मन में सोचा होता है मुझे तो बस कुछ ही चांस मिलेंगे इसको पेलने के लिए इसमें मैं तो मजे कर रहा हूँ। और जो जुआ है वो कहती है कि साले कभी ने मैं तुम्हें आज मार डालूंगी। और उसका तो अपने एमसी को ना कुत्तों की तरह पेलती है भाई बिना रहम करे। और अपना एमसी बस कुत्तों की तरह वहाँ पे पीटे जा रहा होता है। और उसके बाद हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे अपने एमसी के शकल का नक्शा भी कर चुका होता है और वो कहता है आखिर मैं उसके 50 मूव सह नहीं पाया मेरे से नहीं हो पाया यार ये वो कितने कुत्तों की तरह पीटती है मुझे और भी ज्यादा स्ट्रांग होना होगा नहीं तो मैं दोबारा ऐसे ही मार खाऊंगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो जुआ है वो नहा रही होती है और वो कहती है साला उसने मेरे ऊपर 2 बार स्नीक अटैक किया लेकिन उससे लड़ना फिर बहुत ज्यादा अजीब था। भले वो स्नीक अटैक था लेकिन वो बहुत ज्यादा तेज था मुझे उसको दोबारा से रिव्यू के लिए देखना होगा। और उसके बाद वो नहा के बाहर आती है और उस वीडियो क्लिप को देखते हैं जहाँ पे वो दोनों फाइट कर रहे थे जहाँ पे वो अपने एमसी के फुटवर्क को देख के कहती है कि ये बहुत ज्यादा बेकार है क्योंकि ये अभी तक नूब लेवल पे है। लेकिन अगर हम उसके अटैक को देखें तो वो बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था और वो मारने में बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं कर रहा था। ये कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो एक किलर बन गया। वो बिना किसी हेजिटेट के सीधे पूरी पावर के साथ अटैक करता है। नॉर्मल फेशियल एक्सप्रेशन का यूज करके वो अंदर के जो इंटेंशन है उसको हाइड करने की कोशिश कर रहा है। सच में इसको समझना थोड़ा हार्ड है। ये तो बस अभी ग्रेजुएटेड है ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये एक किलर हो और इस तरह का कचरा इसकी स्पेशलिटी ये कैसे हो सकती है। क्या ये पैदाइशी है या इसने प्रैक्टिस के जरिए ये क्या है। लेकिन इसे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता इसका कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा घटिया है और इसको मैं कभी भी माफ नहीं कर सकती।
और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम गॉड वॉर मार्शल आर्ट हॉल को देखते हैं, जिसके अंदर एक मोटा सा बंदा अपने एमसी के साथ बात कर रहा था, जहाँ पे ये लोग डिवाइन जैन टेक्निक, मार्शल आर्ट और इन सब के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। और अपने एमसी यहाँ पे पैसे देके उनको सीखने आया होता है, जहाँ पे जो मोटा बंदा है उसको 3 तरह के क्लास दिखाता है। पहला हो गया नोबिस रैंक क्लास, उसके बाद आ गया इंटरमीडिएट रैंक क्लास, उसके बाद आ जाता है एडवांस रैंक क्लास। और उनके अंदर भी बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स होते हैं, जहाँ पे जो अपना एमसी है वो एक को सिलेक्ट करता है और कहता है कि मैं इसको सीखूंगा। और इसको देखते ही जो बंदा होता है वो कहता है, डेविल घोस्ट हंटर, ये कोई नॉर्मल एडवांस रैंक का मार्शल टेक्निक नहीं है, क्या तुम्हारी फिजिक इसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरी है? लेकिन जो अपना एमसी है ना वो अपना कार्ड देते हुए कहता है, आप इसके बारे में चिंता मत करिए, ये लीजिए मेरा कार्ड और 1 मिलियन इससे पे कर लीजिए। और ये सब कहते हुए वो सोच रहा होता है, जब मैंने आइस जेट स्किन टेक्निक को सीखा तब मेरी बॉडी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है और पहले से बहुत ज्यादा फिट हो चुकी है। और मेरे पापा ने एक बार मेंशन किया था, डेविल घोस्ट हंटर टेक्निक ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है जब बात आ जाती है लड़कियों को डील करने की, इसलिए इसको सीखने के बाद मैं डेफिनेटली क्वीन जुआ को हरा सकता हूँ। और उसके बाद जो अपना एमसी है वो वीडियो प्लेइंग रूम पे जाता है, जहाँ पे वो जो देखता है ना वीडियो में, उसके अंदर की रूह तक कांप जाती है, क्योंकि उसको फिर से लग रहा होता है कि अर्धनग्न अवस्था में कोई नारी आके फिर से अपना नृत्य दिखा के उसको सिखाएगी। लेकिन होता उसका उल्टा है, बल्कि वो मोटा बंदा बहुत ही ज्यादा अजीब व गरीब मूव दे के उसको सिखा रहा होता है। और इस सबको देख के जो अपना एमसी है वो कहता है, पापा मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसे होंगे, अगर मैं इन मूव का यूज उसके ऊपर करूंगा तो जो जुआ है वो तो मुझे और भी ज्यादा परवर्ट समझने लगेगी। लेकिन फिर भी क्योंकि अपने एमसी ने उसके ऊपर पैसे फूके होते हैं तो डिसाइड कर लेता है उसको सीखने का, और अगर जुआ उसको प्रोवोक करेगी तो वो डेफिनेटली उसके ऊपर यूज करेगा, ये वो डिसाइड भी कर लेता है। और उसके बाद हमें कुछ दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो अपना एमसी है ना उसकी हालत पतली हो चुकी थी और वो कहता है, मैं कुछ दिनों से डेविल घोस्ट हंटर टेक्निक को सीख रहा हूँ और मैं अंदर से ठरकी अंकल की तरह बन चुका हूँ। यार प्लीज, मैं बस इतना ही उम्मीद कर सकता हूँ कि ये यूजफुल हो, मेरे पैसे ना बर्बाद चले जाएं। और उसके बाद वो अपने किडनैप किए हुए बीस्ट को देखता है, जहाँ पे उसको देख के वो खुश हो जाता है, क्योंकि ये एक म्यूटेंट बीस्ट में बदल चुका था। और वो उसे कहता है, बढ़िया है, और थोड़ा इंतजार करने के बाद तुम उसके बाद सेक्रेट रैंक के बीस्ट बन जाओगे, उसके बाद मैं तुमको हजम कर डालूंगा। और उसके बाद जो अपना एमसी है ना वो जंगल पे जाता है और कहता है, लगता है त्यान मुझे ढूंढ ढूंढ के थक चुका है, इसलिए उसने आप मुझे ढूंढना ही बंद कर दिया। अच्छी बात है, मैं फ्रीली कहीं पे भी घूम सकता हूँ। और चलो पहले मैं ये देख लेता हूँ कि आखिरकार मुझे जो जुआ है उसने जो सोल बीस्ट दिया था वो किस काम का है। जहाँ पे वो देखता है कि वो जो सोल बीस्ट है वो एक बिल्ली की तरह थी, और इसको देख के वो बहुत ज्यादा शौक होते हुए कहता है कि क्या इतना छोटा, क्या ये एक पेट टाइप का बीस्ट सोल है? जो कॉमन सोल होते हैं वो तो या माउंट करने वाले होते हैं या तो वो लड़ने वाले होते हैं। और उसे लगता है ये एक लड़ने वाली बिल्ली है, और उसके बाद वो उस बिल्ली को ऑर्डर देता है, जाओ मेरी 3 आंखों वाली म्यूटेंट बिल्ली, उसे मार के आओ। हम देखते हैं वहाँ पे एक राइनो की तरह दिखने वाला बीस्ट होता है, और वो बिल्ली सीधे जाके ना उसके ऊपर हमला करती है। लेकिन इससे पहले कि उसके ऊपर हमला करे, वो जो राइनो जैसा बीस्ट होता है ना उसको अपने पूंछ से ही फेंक के मारता है, जिससे वो बिल्ली उड़ता हुआ आके सीधे ना अपने एमसी के पैरों में गिरती है। और इसको देखे जो अपना एमसी है वो सौगते हुए कहता है कि क्या इतनी ज्यादा कमजोर, तुम तो एक म्यूटेंट बीस्ट सोल हो ना, तो तुम आखिर खुद मरने की हालत में कैसे हो सकती हो? लेकिन वो जो बिल्ली है ना क्यूट बनते हुए बस म्याऊ म्याऊ कहती रह जाती है। और जो अपना एमसी उसको उठाते हुए कहता है, लगता है उस लड़की ने मेरे को चूना लगा दिया, इसको ना लड़ना आता है ना कुछ आता है, इसको बस क्यूट बन के म्याऊ म्याऊ करना आता है। अरे यार, एक पेट टाइप की बीस्ट सोल, अब मुझे तुम ये मत कहना कि इसको बस घर पे पालने के लिए रखा जाता है। अरे मुझे तो लग रहा था ये मेरे लिए हंट करेगी, लेकिन अभी मुझे खुद के ऊपर ही रिलाय होना होगा। और उसके बाद वो सीधे उस बीस्ट को मारने के लिए भाग जाता है। और देन हमें कुछ दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो अपना एमसी है वापस से किसी बीस्ट को मार के पका के खा रहा होता है, और उसका तो वो बिल्ली को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा मासूम भरी आंखों से उसको देख रही थी। और वो कहता है, ठीक है ये लो खा लो। वैसे ये बहुत ज्यादा अजीब है, जो नॉर्मल बीस्ट सोल होते हैं उनको खाने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं होती, अगर वो इंजर्ड भी हो जाते हैं तो वापस से समन हो जाते हैं अपने स्पेस में ताकि वो रिकवर हो सके। लेकिन तुम्हें देखो, तुम तो मेरे से भी ज्यादा खाती हो। वेल, अगर सोचा जाए तो इन कुछ दिनों के हंट में तुमने मेरी ज्यादा मदद तो नहीं की, लेकिन तुम मेरे लाइफ पे खुशी लेके आए हो, इसलिए मैं तुमको म्याउथ बोलूंगा। और ये सब वो कह ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे ना उसको किसी की चीख सुनाई देती है, जैसे कोई मदद के लिए बुला रहा है। और वो देखता है तो एक लड़का भागते हुए आ रहा था, और वो कहता है कि भाई प्लीज मुझे बचा लो। और जो अपना एम से उसको देख के वो खुद भागने लगता है, और वो जो बंदा है उसके पीछे ना बहुत सारे बीस्ट पड़े होते हैं, और वो कहता है कि भाई प्लीज भागो मत, मुझे बचा लो, मैं तुमको पैसे दूंगा। और जो अपने एम से वो कहता है, पैसे बर्बाद करने के लिए मुझे जिंदा भी तो रहना चाहिए, तो और तुम्हारे पीछे जो बीस्ट आ रहे हैं ना वो तो मुझे एक बार में ऑमलेट बना देंगे। और उसके बाद ना वो एक बहुत बड़े पत्थर के ऊपर चढ़ जाता है, और वो जो बंदा है वो कहता है भाई प्लीज मुझे भी ऊपर ले लो यार। और उसका जो अपना एमसी है वो अपना हाथ नीचे करके उसको भी ऊपर खींच लेता है, और जो बंदा कहता है फाइनली भाई मैं बच गया, वैसे थैंक्स। और जो अपना एमसी है वो कहते हैं हम बस यहाँ पे कुछ टाइम के लिए ही सेफ हैं, जब तक ये बीस्ट नीचे से नहीं चले जाते हम लोग नीचे नहीं जा सकते। और वैसे भाई एक बात बताओ, आखिर तुमने ऐसा क्या कर लिया कि इतने सारे बीस्ट तुम्हारे पीछे पड़ गए? और तभी वो जो बंदा है उसको सिगरेट ऑफर करते हुए कहता है, अरे भाई मत बोलो यार, मैं कहीं पे बहुत जल्दबाजी में जा रहा था और मैं जो बीस्ट सोल था वो डिस्ट्रॉय हो गया, और मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी तो मैंने उन बीस्ट के बच्चे को पा लिया, तो मैं उसको ही खाने बैठ गया। तब ये लोग मेरे पीछे आ गए। और जो अपना एमसी है उसके सिगरेट को देख के कहता है ये तो बहुत ज्यादा महंगा ब्रांड का है, ऐसा लग रहा है कि ये बंदा कोई नॉर्मल नहीं है। और तभी वो जो बंदा है वो कहता है वैसे भाई बताओ मैं तुमको क्या क्या बुला सकता हूँ? और जो अपना एमसी है वो कहता है मुझे तुम हानसेन कह सकते हो। और ये सुनते हो जो बंदा है वो कहता है वैसे ब्रदर सेन,
मेरा नाम है ली वी फैंग, और क्या तुम बता सकते हो कि आखिरकार हम ग्लोरी सेंचुरी से कितने दूर हैं? और तभी जो अपना एमसी है वो कहता है अगर तुम यहाँ पे स्टील आर्मर सेंचुरी की बात कर रहे हो तो यहाँ पे बस कुछ दिनों की दूरी पे है, लेकिन अगर तुम बात कर रहे हो ग्लोरी सेंचुरी की तो मुझे नहीं पता। और ये सुनते हुए बंदा शौक होते हुए कहता है कि क्या स्टील आर्मर सेंचुरी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं किसी और सेंचुरी के टेरिटरी में आ गया। वैसे ब्रदर तुम चिंता मत करो, एक बार मैं अगर सेंचुरी में पहुंच गया तो मैं तुमको इतना पैसा दूंगा जितना तुम चाहोगे। और जो अपना एमसी वो कहता है हाँ वो बात तो ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए हमें एक साथ रहना होगा। और ये सुनते हुए बंदा खुश होते हुए कहता है अच्छा तो भाई बताओ तुम्हारे पास क्या खाना और पानी है, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। और तभी जो अपना एमसी है उसके सामने एक गिलास पानी और खाना रखता है और कहता है ये पानी का जो ग्लास है वो 10,000 का है और ये खाना भी 10,000 का है। और ये सुनते हुए बंदा बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, तुमने नहीं कहा था कि हम लोग एक साथ आराम से रहेंगे? और ये सुनते अपना एमसी स्माइल करते हुए कहता है देखो तुम पैसे दोगे और मैं तुमको खाना दूंगा, क्या इसे एक साथ रहना नहीं कहते? और ये सुनते हुए जो बंदा है वो कहता है ठीक है, क्या मुझे अभी तुम उधारी दे सकते हो प्लीज? अगर एक बार मैं सेंचुरी चला गया तो मैं इसका 3 गुना नहीं 4 गुना ज्यादा पैसा दूंगा तुमको। और उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन वो जो मॉन्स्टर्स थे वो अभी भी नीचे से नहीं जा रहे होते। और वो बंदा कहता है आखिरकार ये बंदे कब जाने वाले हैं, तब से ये लोग यहाँ पे हमारा इंतजार कर रहे हैं। और जो अपना एमसी है वो ना उस पहाड़ के ऊपर चढ़ते हुए कहता है देखो हमारे पास खाना और पानी अभी कम हो चुका है, अगर हम इसी तरह से यहाँ पे रहते रहेंगे तो भूख से ही मर जाएंगे। मैं जाकर पहाड़ के ऊपर चेक करके आता हूँ कि क्या हम दूसरे साइड उतर सकते हैं। और उसके बाद जो अपना एमसी है वो पहाड़ी को चढ़ने लगता है और कहता है मेरी बॉडी तुमसे ज्यादा फिट है, इसलिए मैं ऊपर जाके एक्सप्लोर करके आता हूँ, तुम यहीं पे मेरा वेट करो। और जो फैंग होता है वो कहता है ब्रदर सैन प्लीज केयरफुल रहना, और हाँ मुझे यहाँ पे छोड़ के मत जाना। और उसका जो अपना एमसी है वो पहाड़ की चोटी में पहुंच जाता है और वो सोच रहा होता है मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि पहले बार डेविल घोस्ट हंट टेक्निक को मैं पहाड़ चढ़ने के लिए यूज करूंगा, और इस तरह की फीलिंग बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है। और उसके बाद तो पूरा ऊपर आ जाता है तो वो देखता है उसके सामने एक बहुत बड़ा अंडा है, और इसको देखते ही उसके मन में पहला सवाल ये आता है कि आखिरकार उस चीज का पिछवाड़ा कितना बड़ा होगा जिसने ये अंडा दिया है। और उसके बाद तो उस अंडे को फोड़ के ना बहुत ही खुशी से पीने लगता है। लेकिन तभी अपने एमसी को पता चलता है कि एक सेक्रेट स्टोम गॉड बर्ड का एग है और उसे इससे जेन पॉइंट मिले। और ये सुनते ही वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उसको बहुत ही जल्दी पीने लगता है। और यहाँ पे हम उस बंदे को देखते हैं जो कि अभी भी नीचे इंतजार कर रहा था अपने एमसी का, लेकिन वो देखते हैं कि वो सारे जो बीस्ट है वहां से चले जाते हैं। और इसको देख के वो राहत की सांस लेके कहता है चलो यार अगली बार अगर मैं भूख से मर भी जाऊँ ना तब भी मैं इनमें से किसी को नहीं छेड़ूंगा। लेकिन तभी अपना एमसी भी नीचे आ जाता है और इसको देख के बंदा कहता है ब्रदर सेन आखिर तुम्हें इतना टाइम क्यों लग गया, मुझे लगा कि तुम किसी खतरे में आ चुके हो। लेकिन तभी वो अपने एमसी के फूले हुए पेट को देखता है और कहता है ब्रदर सेन तुमने बताया नहीं तुम मां बनने वाले हो, और वैसे कौन सा महीना चल रहा है ये? लेकिन जो अपना एमसी वो कहता है अपनी बकवास बंद करो और ये लो मुझे एक ना स्टोम गॉड बर्ड का एग मिल गया जो कि एक सेक्रेट रैंक का है, तो मैं तुम्हारे लिए भी 1 कप उसके अंडे का जूस लेके आया हूँ, चुपचाप इसे पी लो। और ये देखते ही वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और एक ही घुट में उसको पी लेता है। और उसको नोटिफिकेशन आता है कि एक डिवाइन बर्ड का वही फलाना ढिमकाना, लेकिन उसको कोई जेन पॉइंट नहीं मिलता। और जो अपना एमसी है वो कहता है देखा मैंने कहा था ना। लेकिन वो जो बंदा वो अपने एमसी का भाई शुक्रिया अदा करते हुए कहता है ब्रदर तुम सच में बहुत ज्यादा गुड पर्सन हो यार, तुम्हारे साथ रह के तो मेरी किस्मत ही चमक गई। मैं डेफिनेटली जैसे ही वापस जाऊंगा तुमको बहुत पैसे दूंगा, पैसे जो भी तुम्हें चाहिए ना मैं हर एक चीज तुमको दूंगा। लेकिन जो अपना एमसी वो कहता है ब्रदर लीन जरा एक बात बता दूं कि सेंचुरी के अंदर मेरी रेपुटेशन कुछ इतनी खास है नहीं, तो मुझसे थोड़ा दूर ही रहना। लेकिन वो कहता है नहीं ऐसे कैसे मैं दूर रह सकता हूँ, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मैं पक्का तुम्हारे लिए कुछ करूंगा, और अगर कोई तुम्हारे ऊपर उंगली उठाएगा तो उसको तो मैं ही देख लूंगा। और ये सुनते जो अपना एमसी वो कहता है अरे हाँ ठीक है चलो अभी वापस चलते हैं, बाद में देखेंगे ये सब चीजें। और उसके बाद जो अपना एमसी है वहां से जाने लगता है और वो सोचा होता है ये बच्चा सच में बहुत ज्यादा भोला है। और उसका जो अपना एमसी है वो टेलीपोर्टेशन स्टेशन में जाता है और वो सोच रहा होता है उस बर्ड के एग को कंज्यूम करने के बाद मुझे टोटल 5 जेन पॉइंट मिले हैं, जिससे मेरा अब डिवाइन जेन पॉइंट 18 हो चुका है, इसीलिए मैं अब थोड़ी देर घर पे जाकर रेस्ट कर सकता हूँ। लेकिन तुमको तो पता ही है उसकी किस्मत वही गधे की मूद वाली, तो उसके सामने जुआ वापस से आ जाती है। और अपना जो एमसी है उसको देखते हुए कहता है अरे स्टेशन हेड क्वीन जुआ, क्या ही कोइंसिडेंस है हम दोबारा से मिल गए। और वो अपने मन में सोच रहा होता है अरे यार क्या ही चिपकू औरत है ये। और तो जो जुआ है वो कहती है तुम मेरे पीछे आओ। और जो अपना एमसी है वो तो अपने मन में सोचा होता है हाँ क्यों नहीं, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डरता हूँ। और उसके बाद ये दोनों वापस से ट्रेनिंग रूम पे जाते हैं, जहाँ पे इस बार अपने एमसी को ना बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर, और वो सोचा होता है मैंने डेविल घोस्ट हंट को मास्टर कर लिया है, अब मैं पिछली बार की तरह इससे बिल्कुल भी मार नहीं खाऊंगा। और ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी जुआ उसको ना एक लात मारती है, जिसको अपना एमसी बहुत ही मुश्किल से डॉज करता है और कहता है लेकिन तुमने तो स्टार्ट कहा ही नहीं। और जो जुआ है वो कहती है ये तो मैंने तुम्ही से सिखाया है, तुम भी तो लोगों के तैयार होने से पहले ही हमला कर देते हो। और उसके बाद जो जुआ होती है ना वो घूम के उसको और वापस से लात मारते हुए सोची होती है उसकी पहली स्पेशलिटी है स्नीक अटैक, और दूसरी है बिना हेजिटेट के सीधे मारना। अगर मैं उसको स्नीक अटैक करने का मौका ही ना दूं तो वो मुझसे कभी भी नहीं जीत सकता। और इससे पहले कि उसके पैर अपने एमसी के मुंह को छूते अपना जो एमसी है वो सीधे उसकी जांग को पकड़ लेता है। जो जुआ है वो तो सीधा शॉक हो जाती है और साथ ही प्लस भी कर रही होती है, क्योंकि उसने भाई उसके कुछ ऐसी जगह को छुआ है जो उसको
लाइक मजा आता है। और उसके बाद जो अपने एमसी है उसको धोबी पछाड़ दे देता है और हंसते हुए कहता है, तो क्यों क्वीन जुआ, क्या मैं इसको एक जीत की तरह देख सकता हूँ? और वो मन ही मन सोचा होता है, डेविल कोस्ट हंट ये तो जुआ के खिलाफ बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हुआ, अब देखते हैं क्या ये हार मानती है कि नहीं मानती। लेकिन जो जुआ है वो गुस्से से कहती है, बेशरम कमीने, तुम कभी सोचना भी मत इस जिंदगी में तुम मुझसे जीत सकते हो। और उसके बाद वो अपने 20 सोल को बाहर निकालते है और उसके ऊपर हमला करती है। जब जो अपना एमसी है वो कहता है, क्या म्यूटेंट 20 सोल, ये चीटिंग है, इस बात के लिए मैंने एग्री नहीं किया था। लेकिन जो जुआ है वो तो बिना रुके उसके ऊपर हमला कर रही होता है और अपना एमसी बस उसे डॉच कर रहा होता है। और वो सोचा होता है ये प्रेशर ये तो बहुत ज्यादा डरावना है। और हम देखते हैं जुआ को, जो कि पूरा कतई चुड़ैल जैसी लग रही होती है, लेकिन बाद में जो जुआ है वो अपने 20 सोल को बुला लेती है और वहां से जाने लगती है। और अपना जो एमसी हो कहता है, मैं स्टिल अभी बहुत सारी चीजों में लैग करता हूँ, मुझे तो लग रहा था कि मैं उस टेक्निक को सीखने के बाद जुआ को बहुत ही आसानी से हरा दूंगा, लेकिन नहीं, मेरी किस्मत में शायद ये है ही नहीं। और यहाँ पे हम जुआ को देखते हैं जो कि सोच रही होती है, एक कमीना मुझे लॉक कर पाया, जिसकी वजह से मैं गुस्से में अपने 20 सोल को इस्तेमाल करने में आ गई। इसका मतलब ये लास्ट टाइम से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। मतलब साला कमीना ये इतना ज्यादा ताकतवर था, लेकिन मुझे एम्बेरस करने के लिए अपने आप को कमजोर दिखा रहा था। तुम बस वेट करो, मैं तुमको एक लेसन जरूर सिखाऊंगी। और उसके बाद हम आगे कुछ दिन देखते हैं जहाँ पे ये लोग रोजाना फाइट कर रहे होते हैं। और एक बार जो जुआ है उसके पैटर्न को ब्लॉक करते हुए कहती है, तुम इस स्ट्रेंथ के साथ कब तक रहोगे, इस तरह से तुम तो कुछ नहीं कर पाओगे। और इधर अपना जो एमसी हो तो मन में सोचा होता है, ऐसा लग रहा है कि ये मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा है जो ये मुझे रोज लड़ने के लिए बुला रही है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत अच्छा चांस है अपने कॉम्बैट स्किल को प्रैक्टिस करने का, क्योंकि इस तरह की सुंदर और ताकतवर लड़की मेरी पार्टनर जो है, और ये चांस बहुत ही ज्यादा रेयर है। और उसके बाद हम देखते हैं कि शाम को अपना एमसी उससे ट्रेनिंग करके बाहर आ रहा होता है और उसकी बॉडी बहुत ज्यादा दर्द कर रही होती है। और वो कहता है, ये बाकी लड़कियों की तरह नर्म दिल नहीं है, बल्कि ये कुत्तों की तरह पेलती है। लेकिन तभी उसको कोई बुलाता है और वो देखती है कि ये जुई होती है। और उसको देख के जो अपना एमसी है वो कहता है, जुई आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? और जो जुई है वो कहती है, देखो ब्रदर, मैं अपने एज रिक्वायरमेंट को पूरा कर चुकी हूँ, इसलिए आप मैं भी सेंचुरी में आ सकती हूँ। और जो अपना एमसी है वो कहता है, मैं देख सकता हूँ टाइम बहुत जल्दी बीतता है, तुम अब बड़ी हो चुकी हो। लेकिन तभी वहाँ पे उड़न खटोला आता है और उसके अंदर से एक बंदा बाहर आता है और कहता है, छोटी बहन, मैंने कितनी बार कहा है कि हमारे फैमिली के टेलीपोर्टेशन स्टेशन को तुम यूज क्या करो, क्योंकि इस तरह की जगह पे कुछ यूजलेस लोग मिल जाते हैं। लेकिन जो जुई है वो उसे कहती है, अरे फोर्थ ब्रदर, आप हमें गलत मत समझिए, ये मेरा बचपन का दोस्त है। और जो अपना एमसी है ना उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए हेलो कहता है। लेकिन वो जो बंदा है वो तो साला सस्ता टर्मिनेटर बहुत ज्यादा इगोइस्टिक होता है। वो कहता है, तुम जैसे लोग इसके दोस्त बनने के काबिल नहीं हो, इसीलिए आगे से यहाँ पे आसपास भटकना ही मत। और वो ना उसे लेके वहां से जाने लगता है। लेकिन जो अपना एमसी है वो कहता है, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? और ये सुनते ही वो बंदा कहता है, लगता है तुम्हें समझ में नहीं आती। और उसके बाद तो उसके ऊपर लात मारते हुए कहता है, तुमको मुझे एक लेसन सिखाना होगा। और जो अपना एमसी है वो तो उसे देख के सोचा होता है, जबकि मैं जुआ का कम्पीट कर सकता हूँ, तो तुम्हें क्या लगता है तुम किस खेत के बैंगन हो? और उसके बाद तो उसको डॉच करके सीधे उसके कॉलर को पकड़ के उठा लेता है और सीधे जमीन में पटक देता है। और इसको देख के जो जुई है वो भी सौंकते हुए कहती है कि क्या फोर्थ ब्रदर को पेल डाला? और जो उसका फोर्थ ब्रदर है वो कहता है, ये बच्चा। और जो अपना एमसी है वो जुई से कहता है, अरे तुम चिंता मत करो यार, तुम्हारे फोर्थ ब्रदर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ऐसे छोटे मोटे चीजों से उनका कुछ नहीं होगा। और उसके बाद जो अपना एमसी है वो वहां से जाते हुए कहता है, चलो फिर मैं चलता हूँ, हम सेंचुरी में दोबारा जरूर मिलेंगे। और वो जो बंदा है वो गुस्से से कहता है, साला सेन, उसका नाम हान सेन है राइट, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और जो जुई होती है वो कहती है, देखो फोर्थ ब्रदर, उसके साथ ज्यादा कुछ करो मत, वैसे भी उसने इंटेंशनली नहीं किया। और वो कहता है कि अरे नहीं, मैं उसके साथ थोड़ी ना कुछ करूंगा, वैसे उसने मुझे इतना बड़ा गिफ्ट दिया है तो रिपे तो करना बनता ही है। और उसके बाद वो जुई से कहता है, ठीक है, कुछ दिन के बाद उसे हमारे घर में खाना खाने के लिए जरूर बुलाना, मैं उसे पर्सनली बात करना चाहता हूँ। और उसके बाद हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि अपने घर पे कंप्यूटर में ना अपने लिए कुछ जॉब देख रहा था, क्योंकि बहुत टाइम से वो माउंटेन पे जाके बीस्ट हंट नहीं कर रहा, जिसकी वजह से उसकी इनकम रुक चुकी है। और उसके बाद ना वो एक वेबसाइट को देखते हैं जो कि कोई ऑफिशियल वेबसाइट तो नहीं थी, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं और बहुत कुछ सीखते भी हैं। और तभी वो वहाँ पे ना एक बंदे का नाम देखता है, लिन वाई फैंग। और वो कहता है, क्या यंग मास्टर लिन? उसने फॉर्म में अपना असली नाम रजिस्टर किया हुआ है और वो यहाँ पे बहुत सारे 20 सोल और म्यूटेंट क्रिएचर्स के फ्लैश को खरीदना चाहता है। और वो जो प्राइस दे रहा है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन ये जो सामान है ये मिलना बहुत ही ज्यादा हार्ड है। और उसके बाद ना उसको एक और चीज दिखती है जहाँ पे कुछ लोग ना बहुत हाई प्राइस में बॉडीगार्ड्स रखने को तैयार है और उनकी रिक्वायरमेंट्स बस इतनी सी है कि वो बस 10 प्राइमोडियल रैंक के बीस्ट को संभाल ले, इसीलिए वो उसमें ना अपने आप को रजिस्टर कर लेता है। भले ही न्यूबी लोगों को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा एनोइंग है, लेकिन यहाँ पे एक दिन का 1000 मिल रहा है। और अगर वो आधे महीने भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है तो उसको 15,000 मिल जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद वो एक अच्छा सा वेपन ढूंढने लगता है, क्योंकि पिछली बार का उसका जो वेपन था उसको तो उस बंदे ने तोड़ दिया था। और तभी ना उसको एक बो एंड एरो का सेट मिलता है और उसको देखो सौकते हुए कहते हैं, क्या ब्लैक वेदर सीरीज एलोय बो और सवर सीरीज का एलोय एरो? इसकी भैंस की मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मुझे यहाँ पे ऐसा जबरदस्त माल मिल जाएगा। ये वो सेट का डैमेज इंसेन है, मार्केट में इसका प्राइस कम से कम 7 मिलियन होगा। फॉर्म पे काफी टाइम से पोस्ट किया गया है, लेकिन फिर भी किसी ने इसको बाय नहीं किया, लगता है ऐसा ही है।
ये वो ब्लैक वेदर सीरीज के एपोक्लिप्स सोल है। इसका शूटिंग रेंज 800 मीटर है और 300 मीटर के अंदर ये स्टील आर्मर तक को आसानी से चीर सकती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसे पुल करने के लिए स्ट्रेंथ यूनियन स्टैंडर्ड 7.0 से ऊपर होनी चाहिए और आइस जेट बोन टेक्निक की मदद से मेरी स्ट्रेंथ बस 8.0 तक पहुंचती है। मैंने आर्चरी की प्रैक्टिस किया है पहले, पर अब मेरे पास बस 1 मिलियन ही बचे हैं। क्या सेलर मानेगा? और उसके बाद ना वो सेलर को मेल करता है जहाँ पे ना उसको कोई रिप्लाई नहीं आता और वो कहता है शायद ये ऑनलाइन है इसीलिए, या शायद मैंने बहुत ज़्यादा कम पैसे दिए हैं। मुझे लगता है कम पैसे में इतनी ज्यादा बढ़िया चीज खरीदना सच में बेवकूफी है। लेकिन तभी उसको रिप्लाई आ जाता है और इसको देखकर अपना एमसी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि सेलर मान गया था उसको बेचने के लिए और उसने ट्रेडिंग की वेबसाइट भी उसे दे दी, जहाँ पे जो अपना एमसी है फट से उसको ऑर्डर कर लेता है और उसका ऑर्डर घर पे आ भी जाता है। और उसके बाद तो उसको बाहर निकालता है और उसको टेस्ट करता है और वो बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है ग्रेट, इस एपोक्लिप्स सोल के साथ मैं बहुत ही आसानी से तियान के सेक्रेट बीस्ट को चुरा सकता हूँ। अब मुझे अपने जान को दाव लगा के उसके पास जाके बीस्ट को चुराने की जरूरत नहीं है। और उसका हमारा सीन कट होता है और अपने एमसी एक जगह पे आता है जहाँ पे वो सोच रहा होता है मैंने टोटल 20 लाइटनिंग वाले और 20 फ्लाइंग सीरीज के एलॉय एरोस खरीदे हैं और शायद इतना मेरे लिए काफी होगा। और उसका जो अपना एमसी है जैसे ही वहाँ पे पहुंचता है वो देखता है कि वहाँ पे मच्छी मार्केट बैठा हुआ है और वो कहता है कि क्या इतने सारे लोग, मुझे तो लगा था कि इसने बस मुझे ही रिक्रूट किया है। अगर मुझे पहले पता होता कि इतने सारे लोग यहाँ पे आने वाले हैं तो मैं यहाँ पे आता ही नहीं, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा परेशानी होगी। लेकिन तभी वहाँ पे एक लड़का होता है और वो अपने एमसी को देख के कहता है अरे तुम वही हो ना पिछवाड़े के नशे करने वाले, और अपने साथ तुम ये बो और एरो लेके चल रहे हो, ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे कि तुम एक हंटर हो। और अपना एमसी देखते हैं वहाँ पे ना उसका कजन भी आया होता है और उसके साइड में जो बंदा होता है वो कहता है अब तुम ये मत बोलना कि तुम यहाँ पे रिक्रूट हुए हो ताकि तुम यंग मास्टर को बचा सको। और जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है आई थिंक ये यंग मास्टर को क्या बचाएगा, यंग मास्टर तो इसे ही बचाएंगे। और इधर जो अपना एमसी है वो तो चुपचाप बस इनके ताने सुन रहा होता है, वो कुछ भी नहीं कहता। और तभी वो जो पीले वाला लड़का होता है वो कहता है अच्छा तो तुम ही हो फेमस पिछवाड़े के नशे करने वाले। एक्चुअल में यहाँ पे बटमैनिक कहा गया है लेकिन मैं पिछवाड़े के नशे वाला कह रहा हूँ, तो हाँ बटमैनिक ही मैं कहूँगा। और इन लोगों की बातों को सुन के जो अपना एमसी है वो कहता है देखो अगर तुम लोगों को लगता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लायक नहीं हूँ तो मैं यहाँ से चला जा रहा हूँ। लेकिन वो जो पीले वाला बंदा होता है वो कहता है मेरे पीछे ही रहना बॉडीगार्ड। और तभी जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है लेकिन युआन क्या तुम श्योर हो ये एक बटमैनिक है। और जो दूसरा बंदा है वो भी कहता है कि हाँ यंग मास्टर युआन, इस जैसे बंदे को अपने साथ रखना ना पूरी तरह से यूजलेस है क्योंकि जब भी खतरा आएगा ये सबसे पहले भाग जाएगा। लेकिन वो पीले वाला बंदा जिसका नाम युआन था वो कहता है नहीं मैं इसको चूज कर रहा हूँ, बाकी का तुम देख लो। और तभी उसके बाद एक और बंदा ना उसको एक कॉन्ट्रैक्ट देता है और कहता है इसमें साइन करो, और जो अपना एमसी है उसको साइन करके उसको वापस दे देता है। और वो जो बंदा है वो कहता है तुम्हें तो ग्रेटफुल होना चाहिए और हाँ मेक श्योर करना कि तुम यंग मास्टर युआन की जो काइंडनेस है उसको धोखा ना दो। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं ये लोग जंगल के अंदर है जहाँ पे ये लोग ना प्राइमोडियल क्रिएचर्स को ढूंढ रहे होते हैं। और तभी एक बंदा कहता है वहाँ पे देखो प्राइमोडियल क्रिएचर, और हम देखते हैं झाड़ियों से ना एक क्रिएचर बहुत ही तेजी से गुजरता है जहाँ पे जो बाकी लोग है वो उसको पकड़ने के लिए चले जाता है ताकि यंग मास्टर जो युआन है वो उसका लाइक जो भी करना करे। और जो अपना एमसी है वो तभी एक तीर चलाता है जो कि ना एक पेड़ पे जाके लगता है और उसके पीछे एक बंदा होता है जो कि कहता है अरे बटमैनिक तुम तो साला मिस कर गए। लेकिन जो अपना एमसी है वो तो सोच रहा होता है ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है लेकिन मुझे अपने स्ट्रेंथ को और ज्यादा बढ़ाना होगा। और तभी वो जो बंदा है वो कहता है तुम तो 20 मीटर दूर वाले एक क्रिएचर को ही नहीं मार पा रहे और तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम यंग मास्टर युआन के बॉडीगार्ड बनने चले हो। लेकिन जो अपना लौंडा है वो तो कहता है अरे यार मैं तो बस प्रैक्टिस कर रहा था। और तभी वो बंदा फिर से कहता है तुम्हारे स्टैंडर्ड को देख के ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ पे रहने के लायक नहीं हो, इसलिए अपने आप को एम्बेरस मत करो और यहाँ से निकल जाओ। और तभी हम देखते हैं अपने एमसी के पीछे उसका कजन भी होता है जो कि कहता है अब यहाँ पे किसी को बताना मत कि तुम मुझे जानते हो, और पता नहीं ये अपने एमसी के पीछे क्यों लगा हुआ है। और उसके बाद ना हम देखते हैं कि इन लोगों ने ना 3 क्रिएचर को पकड़ लिया होता है जहाँ पे वो लोग उसको घेर के खड़े होते हैं और अपना जो एमसी है वो दूर से खड़ा होकर उनके ऊपर नजर रख रहा था। और तभी हम युआन को देखते हैं जो कि अपने लोगों से कहता है तुम लोगों को इसके ऊपर हमला करने की जरूरत नहीं है, इसको तो मैं खुद से मारूंगा। और उसके बाद ना वो उस बीस्ट के साथ लड़ने लगता है और इसको देख के जो अपना एमसी है वो भी कहता है इस यंग मास्टर के पास एक्चुअल में ना ग्रेट पोटेंशियल है और स्टार्टिंग में इसको लोगों की प्रोटेक्शन इसलिए चाहिए क्योंकि अभी स्टार्टिंग में वो कॉम्बैट एक्सपीरियंस पे लैक करता है। इस कुछ दिनों के ट्रेनिंग में वो अपने आप को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर चुका है जिसकी वजह से वो अभी प्राइमोडियल रैंक के क्रिएचर को आसानी से डील कर सकता है। और उसके बाद हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो यंग मास्टर है उसने एक को मार दिया था और बाकी एक को दूसरों ने मार दिया था, मतलब कुल मिला के इन्होंने 2 मॉन्स्टर मार दिए थे। और इसको देख के एक बंदा बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है कि तभी ना एक मॉन्स्टर सीधे ना अनकंट्रोल होकर ना उसके ऊपर झपट्टा मारने के लिए आ जाता है और बाकी जो लोग हैं उसको देख लेते हैं लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाते। और इससे पहले कोई जो मॉन्स्टर है वो उसको मार पाता तभी एक उड़ता हुआ तीर आके उसके सर पे लगता है और वो मॉन्स्टर वहीं पे ही मर जाता है। और बाकी सारे नबूने उस मरे हुए मॉन्स्टर के ऊपर ही तलवार मार के उसको गालियां देने लगते हैं। और जो युआन है वो जाकर उस बंदे को उठाते हुए कहता है क्या तुम ठीक हो? और वो जो बंदा है वो कहता है कि अरे हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे तो लग रहा था मैं मर जाऊंगा। और तभी एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है हे बटमैनिक तुमने इस तरह से तीर क्यों चलाया? तुमने ऑलमोस्ट यंग मास्टर क्वीन को मार ही दिया था, तुम्हें पता है ना ये कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता था। और तभी जो युआन है वो भी चिल्ला के कहता है निकलो यहाँ से। और ये सुनते वो बंदा कहता है बटमैनिक सुना ना यंग मास्टर युआन ने क्या कहा, निकलो यहाँ से। लेकिन तभी जो युआन है वो सीधे आकर उसके कॉलर को पकड़ लेता है और कहता है मैंने तुमको कहा कमीने। और उसके बाद तो सब कुछ चिल्लाने लगता है कि तुम लोगों ने हमारी सुरक्षा के लिए हमारे से पैसे लिए थे लेकिन जब क्वीन खतरे में था तब तुम लोगों ने क्या किया? तुम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, तुमने एक रिएक्शन तक नहीं दी और अभी तुम हिम्मत
हिम्मत करे उस बंदे से इस तरह से बात करने की जिसने अकेले हमारे लिए कुछ किया था। तुम लोग कितने ज्यादा बेशरम हो, मैं तो तुम लोगों की शक्ल और नहीं देखना चाहता। लेकिन तभी वो जो बंदा है वो कहता है, यंग मास्टर युवान, तुम हमें यहाँ से भागने के लिए तो कह सकते हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग तुम्हें हमारे बचे हुए पैसे देने होंगे। और इतना सुनने की देरी थी कि जो युवान है वो उसके मुंह पे पैसे फेंक के मारता है और कहता है, ये लो, और मुझे तुम जैसे कमीनों की शक्ल और बिल्कुल नहीं देखनी, निकलो यहाँ से। और उसके बाद वो बंदा वहां से जैसे ही जा रहा होता है अपने एमसी उसकी टांग खींचने के लिए कहता है बाय, और वो बंदा कहता है तुम बस वेट करो, मैं तुमको देख लूंगा। और उसके बाद जो क्वीन है वो अपने एमसी के पास आके कहता है, मुझे बचाने के लिए तुम्हारा थैंक्स। और जो अपना एमसी है वो कहता है, अरे कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि तुम इंजर्ड नहीं हुए। और उसके बाद जो युवान है वो अपने एमसी के पास आते हुए कहता है, तुम्हारे कॉन्टैक्ट में तुम्हारा नाम हांस सेन लिखा था नहीं, और तुम जो वो यूज करे हो वो है ब्लैक वॉरियर सीरीज का एपोक्लिप्स सोल, और इस वो को खींचने के लिए तुम्हारा जो स्ट्रेंथ है वो कम से कम भी 7.0 यूनियन स्टैंडर्ड पे होना चाहिए। और ये सुनते ही जो क्वीन है वो कहता है कि क्या 7.0, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी जो युवान है वो कहता है, अभी मैंने कहना थोड़ी ना खत्म किया है। जिस हिसाब से इसने उस तीर को चलाया और जिस तरह से इसका जो निशाना था वो एक्यूरेट था, इससे पता चल रहा है कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 8.0 तक होगी। और उसका जो युवान है वो अपने एमसी से हाथ मिलाते हुए कहता है, ब्रदर सेन, चलो दोस्त बन जाते हैं, अगर फ्यूचर में तुम्हें कभी भी मेरी मदद की जरूरत होगी या तुम किसी प्रॉब्लम में फंसोगे तो मैं जरूर हेल्प करूंगा। और जो अपना एमसी है वो कहता है, यंग मास्टर युवान, तुम सच में बहुत ज्यादा मोडेस्ट हो, स्टार्टिंग से तुमने मुझे हायर किया था, और शायद ये इसीलिए क्योंकि तुमने मेरा देखा हुआ था कि मैं एपोक्लिप्स सोल का बो यूज करता हूँ। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम अगले दिन का सीन देखते हैं सेंचुरी गेट की तरफ, जहाँ पे अपने एमसी को कुछ लोगों ने रोक के रखा होता है, और ये और कोई नहीं बल्कि वही बंदा होता है जिसकी अपने एमसी ने टांग खींची थी। और वो कहता है, बट मैंने कहा कि तुम यहाँ पे आ ही गए, तुम्हारी वजह से कल मैं बहुत कम पैसे कमा पाया। और उसके बाद तो सीधा अपने एमसी को और हमला करने के लिए आ जाता है। और इन सब चीज को अपने एमसी का कजन भी देख रहा था और अपने मन में सोचा होता है, तुम कितने ज्यादा इडियट हो, ये प्रॉब्लम तुम खुद से लेके आए हो और इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। और वैसे भी इस नमूने को मदद मांग भी कौन रहा था यार। और उसके बाद हम वापस उस बंदे की तरफ देखते हैं जो कि अपने एमसी के ऊपर जैसे ही हमला करता है वो देखता है कि अपना एमसी वहां से गायब हो चुका है। और सडनली जो अपना एमसी है वो उसके हाथ को पकड़ के उसको जमीन में पटक देता है। और इसको देख के जो उसका कजन है वो भी शॉक हो जाता है कि आखिरकार अचानक से इसने क्या किया। ये इतना ज्यादा तेज था कि मैं इसको देख ही नहीं पाया, ऐसा लगा कि ये अचानक से गायब हो गया था। और जो बाकी दो बंदे होते हैं ना वो भी शौक में होते हैं। एक बंदा कह रहा होता है कि क्या बटमैनिक ने लियू को ऐसे जमीन पर पटक दिया, और जो दूसरा होता है वो कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जो लियू फैंग है उसकी फिजिक तो 6.7 है। और तभी वो जो बंदा है वो कहता है, हे तुम दोनों यहाँ पे मेरी इज्जत लूटने का तुम वेट कर रहे हो क्या, आओ और मेरी मदद करो। लेकिन तभी जो अपना एमसी है उसके हाथ को मोड़ते हुए कहता है, तुम कुछ ज्यादा ही बात करते हो नहीं। और हम तभी देखते हैं कि जो लियू के बाकी चेले होते हैं ना वो सीधा अपने एमसी को और हमला करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन इससे पहले को अपने एमसी के ऊपर हमला कर पाते हैं, अपना जो एमसी है वही लियू के ही डेगर से उनके ऊपर हमला करता है और उन सबके डेगर्स को ही तोड़ देता है। और उसके बाद जो अपना एमसी है वो उस डेगर को देख के कहता है, क्या अल्फा एलोय का डेगर, ये तो बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था, लू फैंग के पास इतनी अच्छी चीज, मुझे तो लग रहा था कि ये साला नल्ला है, लेकिन अब इसको देख के लग रहा है कि कम से कम 1 मिलियन या उससे ज्यादा का तो होगा। लगता है आज मैं फिर से लकी हूँ। और यहाँ पे जो अपना एमसी का कजन होता है ना वो तो अलग ही सदमे में होता है। वो सोचा होता है, क्या ये स्टील वही हांस सेन है जिसको मैं जानता था, ये तो पूरी तरह से अलग बंदा लग रहा है। और उसका जो अपना एमसी है वो लियू से कहता है, अरे लियू यार तुम्हारे साथ ये रैग है ना बहुत ज्यादा बेकार है, इसलिए इसको मैं ले लेता हूँ। और उसका जो अपना एमसी है उसके डेगर को लेकर वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी उसको कोई रोकता है और कहता है, हे रुक जाओ। और हम देखते हैं उसके सामने कोई बंदा आ गया था जो कि कहता है, बटमैनिक कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लोगों से छेड़खानी करने की। और उसे देखते ही जो लुई होता है वो कहता है, ब्रदर लू, इस बंदे ने ना कि मेरे हाथ को तोड़ा बल्कि इसने मेरे डैगर को भी चुरा लिया, इसलिए प्लीज आप मेरी मदद करिए इससे बदला लेने में। लेकिन जो लू है वो तो उसी को ही गाली देता है कि वो यूजलेस है जो इस बंदे से हार गया। और उसके बाद जो लू है वो अपना चाबुक निकाल कर ना अपने एमसी को मारने ही वाला होता है कि जो अपना एमसी है ना उसी डैगर से उसको ब्लॉक कर लेता है। लेकिन इससे उसको हल्की सी परेशानी होती है और वो सोचा होता है कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने सुना था कि इसकी जो फिजिक है वो ऑलरेडी 9.6 में पहुंच चुकी है, लगता है ये रियल था। और यहाँ पे जो लू है वो भी सोचा होता है कि इस कमीने ने मेरे अटैक को ब्लॉक कर दिया, ये तो एक कचरा था, तो आखिर ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया, नहीं मैं इसको जिंदा रहने नहीं दे सकता। और उसके बाद तो अपने एमसी के ऊपर फिर से हमला करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन वो देखता है कि जो अपना एमसी है उसने भी उसकी तरफ अपना एरो पॉइंट कर दिया था। और इसको देख के तो जो लू है वो भी सोचते हुए कहता है कि क्या, और जो अपने एमसी का कजन है वो भी सोचा होता है, क्या हांस सेन ये हिम्मत कैसे कर रहा है उसके साथ हेड ऑन फाइट करने का। और जो लुई होता है ना वो भी कहता है, क्या ये पागल हो चुका है, क्या इसको अभी जिंदा नहीं लेना जो ये ब्रदर लुओ से सीधा फाइट लेना चाह रहा है। और यहाँ पे जो अपना एमसी है वो भी सोचा होता है, इस तरह से मेरे पोस्टर को मेंटेन करने से मेरी बहुत ज्यादा स्टेमिना कंज्यूम हो रही है, लेकिन मैं यहाँ पे इसको कोई भी वीकनेस का साइन नहीं दिखा सकता। अगर जो लुओ है मेरे ऊपर अटैक करता है तो मैं इसको 1 शॉट किल कर दूंगा। लेकिन तभी वहाँ पे जुआ आके ना अपने एमसी को रोक लेती है और कहती है अपना वो नीचे करो। और जो अपना एमसी है वो भी सोचा होता है, क्वीन जुआ आखिर ये यहाँ पे क्यों आई है। और उसके बाद जो जुआ है वो लुओ को भी कहती है कि अपने चाबू को नीचे रखो। और उसके बाद उन दोनों के बीच में आके वो उनको रोक देती है, जहाँ पे जो लुओ है वो तो गुस्से में कहता है, नहीं सिस्टर, इस कमीने ने आपकी बेइज्जती की थी और आज इसने मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश की, आज तो मैं इसे मार डालूंगा। लेकिन जो जुआ है ना वो लुओ के ऊपर ही अटैक कर देती है, जिससे
जो लू है वो अपने घोड़े में से नीचे गिर जाता है और उसका जो जुआ है वो कहती है मैं अपने लोगों को खुद ही संभाल लूंगी, इसीलिए किसी बाहर बंदे को इधर घुसने की जरूरत नहीं है। और उसका तो अपने एमसी से कहती है मेरी शकल क्या देख रहे हो, मेरे पीछे आओ। और जो अपना एमसी है वो भी कहता है कि ठीक है, और उसका जो जुआ है वो अपने एमसी को लेकर चली जाती है और ये लोग भाई सदमे में उसको देख ही रहे होते हैं। एक बंदा कहता है कि क्वीन जुआ उसने भी उसे अपना आदमी कहा ना, और जो दूसरा बंदा है वो कहता है मुझे नहीं पता था कि क्वीन जुआ को उस तरह के लड़के पसंद थे जो कि उसे पोक करे। अब ये दोनों प्यार में। और इधर हम लुओ को देखते हैं जो कि भाई गुस्से में आग बबूला हो रहा होता है और वो कहता है तुम बस वेट करो, मैं इस मैटर को इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं अपना जो एमसी और जुआ है वो दोनों बात कर रहे होते हैं और अपना जो एमसी है वो कहता है क्या तुम चाहते हो कि मैं गॉड शूटिंग ग्रुप को ज्वाइन कर लूं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जाने वाला। और जो जुआ है वो कहती है तुम इस एपोक्लिप्स सोल को यूज कर पा रहे हो, ये एक प्रूफ है कि तुम्हारे पास कुछ तो स्टैंडर्ड है, और वैसे भी तुमने तो लोगों को ऑफेंड कर दिया है और तुम्हें क्या लगता है मेरे बिना प्रोटेक्शन के वो तुम्हें जिंदा छोड़ेगा? लेकिन जो अपना लॉन्ड है वो तो सिग्मा लॉन्ड है, वो यहाँ से सीधे जाते हुए कहता है देखो मिस, थैंक्स कि तुमने मुझे ऑफर दिया, मैं इस चीज को अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन मैं अपने मैटर को खुद ही संभाल लूंगा। और जो जुआ है वो कहती है देखो ये पूरे स्टील आर्मर सेंचुरी में बस मेरे पास ही सबसे अच्छा शूटिंग ग्रुप है, इसलिए अगर तुम मुझे फॉलो करते हो तो इससे तुम्हें बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलेगा जिससे तुम मिलिट्री एकेडमी में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जो अपना एमसी होता है वो कहता है जिसने कहा कि मुझे मिलिट्री एकेडमी में ज्वाइन होना है और वैसे ही मेरी जो बॉडी फिजिक है वो अभी तक 10 में पहुंची नहीं है, तो मैं उसके रिक्वायरमेंट्स को पूरी नहीं कर पाऊंगा। और ये सुनते ही जुआ कहती है अच्छा ऐसी बात है, ये जो स्टैंडर्ड है ना ये नॉर्मल लोगों के लिए बहुत ज्यादा हार्ड हो सकता है, लेकिन ये तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। और ये सुनते ही जो अपना एमसी है वो कहता है अगर तुम कहना क्या चाहती हो। और तभी जो जुआ होती है वो कहती है अगर सोचा जाए तो तुम दिखने में किसी साइड कैरेक्टर की तरह लगते हो, लेकिन तुम्हारे पास अच्छी खासी स्ट्रेंथ है और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे स्ट्रांग बनते हो, लेकिन मेरा काम है टैलेंटेड लोगों को अपने साथ रिक्रूट करना, जो कि मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन जो अपना एमसी है वो कहता है आखिरकार तुम ये सब चाहती क्यों हो, क्योंकि पास्ट में मैंने तुम्हारे साथ जो किया है ना, तुम्हारी जगह पे कोई और होती तो वो मेरे को जिंदा हजम कर डालती। और जो जुआ है वो कहती है अगर तुमने दोबारा उस मैटर के बारे में बात किया ना तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगी। और वैसे भी अगर तुम मिलिट्री में ज्वाइन नहीं करते तो तुम्हारे पास नोबल टाइटल कभी भी नहीं आएगा, और जब तुम आर्मी में सर्व करने जाओगे तो तुम बस एक नॉर्मल सोल्जर ही बन पाओगे और फिर तुम्हें फ्रंट लाइन में भेज दिया जाएगा और वहाँ पे बस तुम एक कैनन फोल्डर बन के ही रह जाओगे। और तभी जो अपना एमसी है वो हंसते हुए कहता है आखिरकार तुम्हें किसने बोल दिया कि मुझे नोबल टाइटल नहीं मिलेगा। और वो अंदर ही अंदर सोचा होता है मैं अगर वेट करूं और अपने जो जेड आई स्किन वाला टेक्निक है उसको प्रैक्टिस करूं और उस क्रिस्टल से मैं हाई लेवल के जेन पॉइंट को हासिल कर लूं तो मैं आराम से नोबल टाइटल पा सकता हूं, ये तो मेरे दायरे के अंदर है। लेकिन वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे जुआ आ गया ना, उसके कॉलर को पकड़ते हुए कहती है मैंने कहा ना तुम्हें नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, तुम समझते क्यों नहीं हो, क्या तुम ट्राई करना चाहते हो? और इस तरह से जुआ को गुस्से में देख के वो कहता है अरे हाँ समझ गया, मैं जरूर गॉड शूटिंग ग्रुप को ज्वाइन करूंगा। और वो मन में सोचा होता है डैम इट यार, ये औरत, इसके पास बहुत अच्छे खासे मिलिट्री कनेक्शन है, अगर ये चाहेगी तो मेरे लाइफ को और भी ज्यादा बर्बाद कर देगी और मैं ये नहीं चाहता। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि अर्थ पर अपने घर पे लेटा हुआ होता है और वो कहता है मैं कुछ दिनों से बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कर रहा हूँ कि मुझे आराम करने का मौका ही नहीं मिल रहा, लेकिन मुझे आखिरकार ये समझ नहीं आ रहा कि क्वीन जुआ मुझे उस शूटिंग ग्रुप में घुसाना ही क्यों चाहती है, क्या वो कुछ प्लान कर रही है? और वो ये सब कह ही रहा होता है कि तभी उसके दरवाजे में नॉक होती है और अपना एमसी खोल के दिखता है तो वो उसकी माँ थी और उसे पूछता है कि क्या हुआ। और उसकी जो माँ है वो कहती है देखो बेटा मुझे कल अर्जेंटली किसी चीज को अटेंड करना है, तो क्या तुम ईएनईएन को स्कूल ले जाने में मदद करोगे? और ये सुनते ही जो अपना एमसी है वो कहता है कि क्या ईएनईएन को स्कूल में एडमिशन मिल चुका है? और उसकी जो माँ है वो कहती है कि हाँ रिसेंटली तुम सेंचुरी में थोड़े बिजी थे इसलिए मुझे तुम्हें बोलने का मौका नहीं मिला, लास्ट टाइम तुम जितने पैसे छोड़ के गए थे उस हिसाब से मैं उसको सेंगवा स्कूल में भेज रही हूँ। और ये सुनते ही जो अपना एमसी है वो खुश होते हुए कहता है कि सच में ये बाकी सारे नोबल स्कूल से तो बहुत ही ज्यादा बेहतर है, इसलिए मॉम आप जाइए अपना काम करिए और बाकी सारा काम मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं वो संभाल लूंगा। और उसकी जो माँ है वो भी उसे थैंक्स कहती है। और उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो अपना एमसी है उसकी बहन को स्कूल लेके जा रहा था और उससे क्या पूछता है येनियन मैंने सुना है कि जो सेंगवा स्कूल है उसका एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्या तुमने कुछ नए दोस्त बनाए? और जो येनियन है वो कहते हैं कि नहीं मेरे अंदर हिम्मत नहीं है उनसे बात करने की, मैं बहुत ज्यादा शर्मीली हूँ। लेकिन जो अपना एमसी है ना उसके सर को सहलाते हुए कहता है अरे कोई बात नहीं, तुम आराम से उनसे बात करने की कोशिश करो जिससे तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे, और हाँ अगर तुम्हें कोई भी बुली करता है तो भूलना मत, तुम मुझे बता सकती हो। और ये सुनते ही जो उसकी बहन है वो भी खुश हो जाती है और कहती है ठीक है। और उसके बाद हम सेंगवा के प्राइमरी स्कूल को देखते हैं जिसके अंदर ना जो येनियन है वो अपने सेकंड अंकल को देखती है जो कि किसी और औरत के साथ मजे मार रहा था। और वो अपने एमसी से कहती है भैया वो देखने में हमारे सेकंड अंकल जैसे नहीं लग रहे, आखिर उन्होंने कौन से बच्चे को पकड़ रखा और उनके बगल में वो आंटी कौन है, क्या भाई आप उनको जानते हैं? और जो अपना एमसी है वो कहता है मैं उनको तो नहीं जानता, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे कोई इंटरेस्टिंग चीज मिल चुकी है। और उसका जो अपना एमसी है ना वो उसके अंकल के पास जाता है और उसका जो अंकल है वो अपने एमसी को देख के कहते हैं आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? और जो अपना एमसी है वो कहता है मैं तो अपनी बहन को यहाँ पे स्कूल छोड़ने आया था। और ये सुनते ही उसका जो अंकल होता है वो कहता है कि क्या इस स्कूल में तुम इसको पढ़ाने लेके आए हो?
इस स्कूल की फीस तो मिलियंस में है। ऐसा लग रहा है कि जब कंपनी डिवाइड हो रहा था तब तुम्हारे पापा ने कुछ पैसे चुरा लिए थे, इसलिए मैं तुम्हें वार्न करता हूँ, वो जो पैसा है वो फैमिली का पैसा है, इसलिए उसको जल्दी से बाहर निकाल के हम सब में बांट दो, नहीं तो बाद में जो होगा उसके लिए तुम मुझे ब्लेम मत करना। लेकिन जो अपना एमसी होता है वो कहता है, सेकंड अंकल, क्या आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा था? कॉन्ट्रैक्ट में ये साफ साफ लिखा गया था कि आपको 2 मिलियन रुपए दे दिए गए हैं, अब आप लोग हमसे 1 रुपया भी नहीं मांग सकते। लेकिन उसका जो अंकल है ना, गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, ये तो स्कैम है और मैं इस चीज को नहीं मानता, मैं जाके तुम्हारी मम्मी से बात करूंगा। और ये सुनते ही जो अपना एमसी वो कहता है, अंकल ये तो सोचना ही मत, क्योंकि ट्रेसपासर को मारने की अथॉरिटी है मेरे पास। और ये सुनते ही उसका जो मोटा अंकल है ना, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने एमसी को पीटने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन जो अपना एमसी है उसके हाथ को पकड़ के उसको जमीन पे ही पटक देता है और कहता है, अंकल अगर आपको जल्दी मरने का शौक है तो आप मेरी फैमिली के पास आ सकते हैं, मैं आपको शौक से मारूंगा। और अपने भाई को इस तरह से देख के जो उसकी बहन है वो भी कहती है, भैया आप तो कूल बन गए। और ये सब देख के जो मोटा अंकल है ना, उसकी बीवी वहाँ से भागने लगती है और कहती है, बेटा डरो मत, मैं यहाँ से जाके पुलिस को कॉल करूंगी और उसके बाद पुलिस इसको आके ना जेल में डाल देंगे। और उसका जो अपना एमसी है ना, वो एक कैमरा बाहर निकालते हुए कहता है, वो औरत तो बहुत ज्यादा सुंदर थी और वो बच्चा भी बहुत ज्यादा क्यूट था। आपको क्या लगता है अगर सेकंड आंटी को ये पता चल गया तो वो आपका क्या हाल करेंगी? और उसके जो अंकल है वो कहता है, तुमने उसको रिकॉर्ड कर लिया? कमीने, उसको डिलीट करो। और उसका तो उस कैमरे को लेने की कोशिश करता है, लेकिन जो अपना एमसी होता है ना, उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, अंकल हम लोग फैमिली हैं यार, हमें बैठ के बात नहीं करना चाहिए, आप मुझे बस 2 मिलियन दे दीजिए, मैं इसको डिलीट कर दूंगा। और उसका जो अंकल हो कहता है, इसके बारे में सोचना भी मत। लेकिन जो अपना एमसी है ना, उसके हाथ को जोर से दबाते हुए कहता है, ट्रांसफर करते हो कि नहीं? और उसके बाद हम देखते हैं कि उसका जो मोटा अंकल होता है उसको 2 मिलियन रुपए दे देता है। और उसका जो अपना एमसी अपनी बहन को लेकर वहां से जाने लगता है और कहता है, और हाँ सेकंड अंकल, मैं उस वीडियो को डिलीट कर दूंगा, लेकिन वो डिपेंड करता है मेरे मूड के ऊपर कि मैं उसको कब डिलीट करूं। और हाँ, अब मेरे फैमिली के पास आने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो आपको तो पता ही है। और उसका जो अपना एमसी है वहां से पूरा चला जाता है। और उसका जो अंकल है अपना हाथ पकड़ते हुए कहता है, ये साला कमीना, ये बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है। लेकिन आखिरकार ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया? ये पास्ट में जैसा था उससे तो कम्प्लीटली एक डिफरेंट पर्सन लग रहा है। और उसके बाद हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि अपनी बहन को स्कूल से छोड़ के आ रहा होता है और वो कह रहा होता है, लगता है कि मुझे अंकल को येनियन के सामने इतना नहीं पेलना चाहिए था, लगता है वो थोड़ी डर गई है क्योंकि उसके बाद से वो मुझसे बहुत ही ज्यादा नरमी से बात कर रही थी। आई गेस मुझे उसके सामने थोड़ा कम वायलेंस करना चाहिए। और ये सब वो कह ही रहा होता है कि तभी उसको एक बिल्डिंग दिखती है जो कि फिजिक्स टेस्ट सेंटर था। और इसको देख के वो कहता है, मैं बहुत टाइम से एपोक्लिप्स सोल को टेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा इंक्रीज हुई है, चलो जाके एक बार टेस्ट करके देखते हैं। और उसके बाद हमारा सीन सीधे उस बिल्डिंग के अंदर शिफ्ट होता है जहाँ पे हम एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम था जाओ बो सान। और वो कहता है, अगर सोचा जाए तो ये रिजल्ट इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है, लेकिन मैंने बेहतर नहीं किया था, इसीलिए मैं दोबारा कोशिश करूंगा और इस बार डेफिनेटली मुझे डबल ए ग्रेड मिलेगा। और वैसे भी स्टारशिप बैटल कैप्टन होने के नाते मुझे फाइटिंग में और भी कड़ी मेहनत करनी होगी। और उसके बाद वो प्रैक्टिस करने के लिए उस रूम में जाने की कोशिश करता है, लेकिन ऑलरेडी उसके अंदर कोई होता है। और वो कहता है कि क्या इसको ऑलरेडी किसी ने ऑक्यूपाई कर लिया है, लेकिन मैं उस जगह को चूज करता हूँ जहाँ पे कम लोग होते हैं, का मतलब करेंटली यहाँ पे बस मुझे होना चाहिए था। और उसके बाद वो स्क्रीन में देखने जाता है कि आखिरकार किसने उस जगह को ऑक्यूपाई किया है, जहाँ पे वो देखता है कि अपना एमसी वहाँ पे लड़ रहा होता है अपने 20 सोल के साथ। और वो शौक होते हुए कहता है कि क्या उसने अपने 20 सोल का यूज करके रिबूट स्टेज पार कर लिया, लेकिन फिर भी ये बेकार है एक अनइवॉल्व्ड इंसान के लिए। अगर वो 60 मीटर क्रॉस कर लेता है तो वो पास हो जाएगा। 70 मीटर्स को अच्छा माना जाता है, 80 मीटर्स को अबव एवरेज माना जाता है, 90 मीटर्स को एक्सीलेंट कहा जाता है और 100 मीटर्स को सबसे ज्यादा एक्सीलेंट कहा जाता है। और मेरा टेस्ट ग्रेड 76 मीटर्स है। ये आदमी 20 सोल का बूस्ट के साथ भी ज्यादा से ज्यादा 80 मीटर्स तक ही पहुंच पाएगा। लेकिन जो अपना एमसी है ना, वो कुछ ही सेकंड के अंदर ना सारे रोबोट्स को खत्म कर देता है। और इसको देख के वो बंदा बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि अपना जो एमसी है उसको SSS ग्रेड मिला था और ये सब उसने बस 7.88 सेकंड में कंप्लीट कर दिया था। और इसे देख के वो शॉक होते हुए कहता है, अबे यार ऐसा नहीं हो सकता, उसने एक सिंगल ट्राई में इसको पास कर लिया, वो भी इतना ज्यादा कम टाइम पे। आखिर ये बंदा है कौन? ये तो सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। और उसके बाद तो दोबारा जैसे ही स्क्रीन को देखता है अपना एमसी वहां से गायब हो चुका होता है और वो कहता है कि क्या मेरे पलक झपकाते ही वो बंदा गायब हो गया। और उसके बाद ये खबर आग की तरह जगह में फैल जाती है कि भाई वो 7.88 सेकंड में किसी बंदे ने ठोका है और वो बंदा अपना चिल्लर भाई है, जहाँ पे हर कोई बंदा उसके सूट के बारे में और उसके अटैक के बारे में बात कर रहा होता है। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम एक सी साइड के मेंशन को देखते हैं जहाँ पे एक बंदा कहता है, जैन लू आके यहाँ पे देखो जरा। और तभी वहाँ पे एक बंदा ट्रेनिंग से आ रहा होता है और ये होता है तैंग जियान ल्यू। और तुम्हें याद होगा ये वही बंदा है जिसको देखने के लिए अपना एमसी अपने दोस्तों के साथ गया था। और वो कहता है, लिन फैंग क्या हुआ? मैं अभी ट्रेनिंग से वापस आया और मुझे सावल लेने जाना है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाई इस सीरीज में फैंग नाम के कितने नमूने भरे हुए हैं, हर तीसरा बंदा फैंग निकल रहा है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो नीले वाला फैंग है, जो यहाँ का फैंग है, वो उसको दिखाता है कि ये देखो। और वो देख के कहते हैं कि क्या 7.88 सेकंड, आखिर ये बंदा है कौन?
और जो नीला फैंग होता है वो कहता है जिस पर्सन ने ये वीडियो ली थी उसने उसका फेस नहीं देखा, लेकिन मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये जो भी बंदा है इसके सुपर जीन को छोड़ के बाकी सारे जीन पॉइंट ऑलमोस्ट मैक्स है, और ये जो भी हाइपर जीन आर्ट यूज कर रहा है वो भी एडवांस लेवल का है, और इसका जो बीस्ट सोल है वो भी सेक्रेट रैंक का है। और ये सुनते ही जो तैंग होता है ना वो इरिटेट होते हुए कहता है ये सब बकवास बंद करो, मुझे बस ये जानना है कि वो बंदा है कौन, क्योंकि मैं इतना टाइम तक वेट करता रहा ताकि सारे टॉप प्लेयर्स सेकंड गॉड सेंचुरी में चले जाएं, लेकिन अचानक से ये कमीना यहाँ पे आके टपक गया। अगर ये हिम्मत करता है टॉप 10 सेंजी वॉर में हिस्सा लेने का जहाँ पे डिसाइड होता है कि कौन चूजन वन है, तो मेरा तो दिमाग ही सड़ जाएगा, मुझे लगता है इसको खत्म करना ही पड़ेगा। लेकिन उसकी बातों को सुन के जो ब्लू फैंग होता है वो कहता है लेकिन इसके स्टैंडर्ड को देख के ऐसा लग रहा है कि इसका बैकग्राउंड बिल्कुल भी सिंपल नहीं है, इसे पता शायद ये मिलिट्री से रिलेटेड है, तो तुम्हें सच में लगता है कि तुम इसके साथ कुछ करोगे। लेकिन जो तैंग होता है वो कहता है अरे यार मैं तो बस ऐसे फ्रस्ट्रेटेड होकर ये सब कह दिया था, तुम इसको सीरियसली मत लो। लेकिन जो नीला फैंग होता है वो कहता है लेकिन मैं इसके आइडेंटिटी को लेके बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ, क्योंकि इतनी स्ट्रेंथ के साथ वो काफी स्ट्रॉन्ग है पूरी सेंचुरी को इन्फ्लुएंस करने के लिए। और उसके बाद हमारा सीन 2 दिन के बाद शिफ्ट होता है जहाँ पे जो अपना एमसी है वो टेलीपोर्टेशन स्टेशन को आया होता है, और वो सोचा था मैं बस 2 दिन के लिए घर गया था, लेकिन क्वीन जुआ ने मुझे इतनी जल्दी बुला लिया, मैं एक मर्द हूँ लेकिन उसके सामने पहुंचते ही मैं एक बच्चा बन जाता हूँ। और उसके बाद ना उसको पुरानी बातें याद आती है जहाँ पे जो जुआ है वो कहती है अब तुम मेरे आदमी बन चुके हो, इसीलिए इधर उधर जाना बंद करो क्योंकि मेरे पास अथॉरिटी है, मैं तुम्हें ट्रैक कर सकती हूँ। और जो अपना एमसी है वो कहते हैं अरे मैं इधर उधर नहीं टहल रहा था, मैं थोड़ा काम से गया था। लेकिन जो जुआ होती है वो कहती है देखो मुझे समझाने की जरूरत नहीं, ये सब बेकार है, जाओ और यंग मैन ली को रिपोर्ट करो, ऑफिशियली गोड शूटिंग ग्रुप में ज्वाइन कर लो। और जो अपना एमसी है वो कहता है क्या आप ये सब भी करना पड़ेगा, कितना ज्यादा बर्बाद वाला काम है। और जो जुआ है वो कहती है देखो मैं स्टार यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन में जा रही हूँ कोऑपरेशन की बात करने, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि यहाँ मेरे आने से पहले तुम सारे काम कंप्लीट कर लो। और जो अपना एमसी है वो थोड़ा सोचने के बाद कहता है कि स्टार यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन क्या उसका यंग मास्टर सैन तियान नहीं है। और ये सब कहते हुए जो अपना एमसी है वो भी अपने मन में सोचा होता है और इसके साथ मेरे पापा की मौत भी इससे रिलेटेड है, तो आखिरकार ये जुआ उनके साथ कोलैबोरेशन करने क्यों जा रही है। और तभी जो जुआ होती है वो कहती है अब तुम्हें समझ में आया कि आखिरकार मैं तुमको गॉड शूटिंग ग्रुप में क्यों ज्वाइन करवाना चाहती हूँ, मेरे प्रोटेक्शन के साथ वो तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। और ये सब सुन के जो अपना एमसी है वो खुश होते हुए ना उसको थैंक्स कहता है। और उसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे जो अपना एमसी है वो तो सोच रहा होता है क्वीन जुआ मेरे को इतनी बार प्रोटेक्ट कर चुकी है, क्या इसका मतलब वो मुझे पसंद करने लगी है। वेल मैं वैसे भी ऐसा पर्सन हूँ जिसके पास सेक्रेट रैंक का 20 सोल है और उसके साथ हाइपर जेन आर्ट्स भी है और मेरी जो स्ट्रेंथ है वो भी 9.1 पे पहुंच चुकी है। और ये सब सोचते हुए ना वो अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाता है और अंदर घुसते ही कहता है हेलो ग्रुप लीडर यंग, स्टेशन हेड क्वीन ने मुझे कहा था आपसे मिलने के लिए। और वो जो भी लड़की थी वो कहती है अच्छा तो तुम ही हो हान सैन, और हमें पता चलता है इसका नाम है यंग मैन ली। और उसका जो यंग है वो अपने एमसी से कहती है तुम 10 सेकंड लेट हो। और जो अपना एमसी है उसको समझाने लगता है कि अरे यार मैं अपने जानबूझ के लेट नहीं आया था, मुझे बीच में जुआ ने रोक के ना मुझे बहुत ज्यादा गालियां दी थी, इसी वजह से मुझे लेट हो गया। और ये सुनते वो कहती है अच्छा तो तुम ये कह रहे हो कि जुआ की वजह से तुम लेट हुए हो। हाँ एक तो तुम लेट हुए हो और ऊपर से तुम एक्सक्यूज दे रहे हो और अपना बिल किसी और पे फाड़ रहे हो, तुम्हें तो गाली मिलनी ही चाहिए। और उसके बाद ना वो अपने एमसी को एक फॉर्म देती है और कहती है इसे चुपचाप फिल करो। और जो अपना एमसी है वो कहता है ठीक है। और वो सोचा होता है ऐसा क्यों लग रहा है कि ये औरत मुझसे हेट करती है, मैं तो इसे जानता तक नहीं। और तभी जो यंग है वो कहती है आखिरकार तुम कितने क्वालिफाई हो जो क्वीन जुआ खुद आके तुम्हारे लिए रिकमेंड करके गई है। लेकिन अपनी एमसी की नजर तो उसकी बातों से ज्यादा कहीं और होती है और वो सोचा होता है टीम लीडर अगर आप ऐसे ही बैठी रहेंगी तो मैं बिल्कुल भी नहीं लिख पाऊंगा। और उसके बाद हम कुछ देर के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर जो अपना एमसी है वो अपना फॉर्म फिलअप करके उसको दे देता है। और जो यंग है वो कहती है कल सुबह सुबह जल्दी से तुम गॉड शूटिंग ग्रुप के ट्रेनिंग कैंप पे पहुंच जाना, और हाँ तुम ठीक टाइम से पहुंचना। और हाँ मैं उन लोगों से नफरत करती हूँ जो कि पंक्चुअल नहीं होते। और ये सब वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे जुआ का कॉल आता है और वो यंग से कहते हैं कि जल्दी से मेरे ऑफिस में आओ और हाँ अपने साथ हान सेन को भी लेके आना। और उसके बाद हम उनके ऑफिस को देखते हैं जहाँ पे जो जुआ है वो उसी अपने एमसी के वीडियो क्लिप को दिखा रही होती है। और जो अपना एमसी है वो सोचा होता है अबे यार ये तो मेरी ही वीडियो क्लिप है, मेरी आइडेंटिटी इनको पता तो नहीं चल गई। और तभी जो यंग होती है वो कहती है ये तो चिल्लर भाई है ना, और इसके पास तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर है, क्या किसी ने उसके फेस को देखा। और जो जुआ है वो कहती है जिस पर्सन ने इसका वीडियो लिया वो उसके फेस को देख नहीं पाया। और ये सुन के जो अपना एमसी है वो तो राहत की सांस लेता है कि भाई वो बहुत ज्यादा लकी है। और तभी जो जुआ होती है वो कहती है लेकिन इस वीडियो के जरिए हमें पता चल गया है कि जो चिल्लर भाई है उसके पास सेक्रेट रैंक का 20 सोल आर्मर है और उसके साथ साथ उसने कुछ हाइपर जेन आर्ट को भी कल्टिवेट किया है जो कि एडवांस रैंक के हैं। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि ये वीडियो जहाँ पे लिया गया है वो हमारी प्लेनेट का फिजिक्स टेस्ट सेंटर है, इसीलिए हमें वहाँ पे जाके उस पर्सन को ढूंढने की जरूरत है, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित हो सकता है। और तो जो यंग है वो कहती है लेकिन जो प्लेनेट रोका है वहाँ पे कोई बड़ी फैमिली नहीं है, तो ये समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि कौन सी पावर ने उसको इस तरह से ट्रेन किया होगा। और तभी जो जुआ है वो कहती है लेकिन हमें उसे ढूंढना होगा, अगर वो हमें ज्वाइन करता है तो हमें और ज्यादा उस ध्यान के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है कि वो सीक्रेट रैंक के क्रिएचर को मारने में हमारा साथ दे। और ये सब सुन के जो अपना एमसी है वो भी सोचा होता है अब मुझे समझ में आया कि पिछली बार ये क्या बात कर रही थी जब इसने मुझे लुओ से बचाया था, ये एक्सीलेंट टैलेंट्स को चुन रही है और इसी वजह से वो उसे भी लेना चाहती है, शायद उसे टैलेंटेड लोगों की बहुत ज्यादा भूख है।
और उसके बाद वो जुआ से कहता है लेकिन मैंने सुना है कि जो चिल्लर भाई है वो अकेला काम करता है, तो मुझे नहीं लगता कि उसको बोलने पे वो ज्वाइन करेगा। लेकिन जो जुआ है वो कहती है अरे उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर वो काम नहीं करता तो हमारे पास यंग है ना, ये अपनी अदाओं से उसको लुभा सकती है। और जो यंग है वो कहती है देखो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे बस इस बात का डर है कि वो थोड़ा कम मर्द निकलेगा। और इधर अपने एमसी के तो इनकी बातों को सुन के ही फट चुकी होती है, वो भी सोचा होता है कि ये औरतें कितनी ज्यादा डरावनी है। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम सेंचुरी पे देखते हैं अपना एमसी अपने रूम पे होता है, जहाँ पे उसका वो जो किडनैप वाला मॉन्स्टर है ना वो बहुत ज्यादा इवॉल्व हो चुका था। और वो कहता है बढ़िया, अब कुछ टाइम और उसके बाद तुम एक एस रैंक के सेक्रेट रैंक बीस्ट बन जाओगे, अब मुझे बस पेशेंस रख के कुछ दिन और वेट करना है। और उसके बाद हमारा सीन वापस से कट होता है और हम गॉड शूटिंग ग्रुप के ट्रेनिंग कैंप को देखते हैं, जहाँ पे अपना एमसी आ चुका था। और वो इधर उधर देखने के बाद कहता है अरे ये तो मोटा भाई है। और उसके बाद तो उसके पास जाते हुए कहता है मोटा भाई तुम भी इस ग्रुप में हो। और ये देखते ही जो मुकेश होता है वो कहता है बट मैनिक आखिरकार तुम मुझे कैसे जानते हो। और ये सुनते ही उसको सडनली हिट करता है कि आज तक तो उसे बस चिल्लर भाई बन के ही मिला है, ये तो उसकी ये आइडेंटिटी जानता ही नहीं है। और उसके बाद वो कहता है अरे कैसे मैं तुमको ना जानूं, तुम ही तो पहले थे जिसने उसका नाम चिल्लर भाई बोला था। और ये सुनते ही जो मुकेश है वो हंसते हुए कहते हैं अरे हाँ, लगता है मैं थोड़ा फेमस हो चुका हूँ। वैसे वो मैंने नाम नहीं दिया था, वो तो वैसे भी बहुत ज्यादा फेमस है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा ब्रदर, तुम यहाँ पे ज्वाइन क्यों करना चाहते हो, यहाँ की ट्रेनिंग बहुत ज्यादा टफ होती है। और ये सुन के जो अपना एमसी है वो कहता है देखो मुझे नहीं पता ये टफ है कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो बो है वो एक लॉन्ग रेंज का वेपन है और इसमें अपनी जान को रिस्क में डाल के लड़ने की जरूरत नहीं होती। और ये सुनते जो मुकेश है उसे धीरे से कहता है मैंने भी यही सोचा था, और हाँ जब तुम यहाँ पे रहो ना तो थोड़ा ध्यान रखना, वो औरत यंग मैन ली वो बहुत ज्यादा डरावनी है। और जो अपना एमसी वो कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, थोड़ी देर पहले मैं उससे मिल के आया हूँ और वो सच में बहुत ज्यादा डरावनी है। लेकिन तभी उन दोनों को आवाज आती है कि तुम दोनों यहाँ पे क्या बात कर रहे हो। और हम देखते हैं ये अपनी यंग थी और इसको देख के इन दोनों के अंदर से फट जाती है। और इसी के साथ अपना ये जो एपिसोड है ये खत्म हो जाता है। अब इन दोनों नमूनों के साथ क्या होने वाला है ये मुझे तो पता है, लेकिन ये मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, इसके लिए तुम्हें अगले एपिसोड का वेट करना होगा। इसलिए मैं कहता हूँ अगर तुमको वीडियो पसंद आई है तो तुम्हें पता है क्या करना है, लाइक मारो, सब्सक्राइब मारो, प्यार सा कमेंट कर दो और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करो। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।